पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे फ्रेश वाटर फिशरीज क्या होता है, पोल्यूशन का फिश की इकोलॉजी के ऊपर, जो पानी के अंदर पोल्यूशन की जनरेट की जा रही है मुख्तलिफ रिसोर्सेज को, मुख्तलिफ जराए को इस्तेमाल करते हुए, फिश की इकोलॉजी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। देन हम देखेंगे फिश की स्पीशीज कौन सी हैं और उनकी एक्वेटिक वेजिटेशन क्या है। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा इस वीडियो की इंपॉर्टेंस क्या है। आपको ईच एंड एवरीथिंग के बारे में पता चल जाएगा। फिश के जो पाकिस्तान के डैम्स किधर सिचुएटेड हैं, उनके अंदर हम फिश की जो है वो किस तरह से स्टॉकिंग कर रहे हैं, उनकी डेंसिटीज को कैसे देख रहे हैं। ठीक है, ओके। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे फ्रेश वाटर फिशरीज के अंदर रिवर फिशरीज क्या है। इन रिवर्स कैटफिश एंड कार्प स्पीशीज लाइक रोहू, मृगला एंड थैला ब्रीड नेचुरली। रिवर्स के अंदर जो है वो हमारी कैटफिश और कार्प स्पीशीज, जिसमें रोहू आ जाती है, मृगला आ जाती है, थैला मछली आ जाती है, वो नेचुरली ब्रीड करती हैं। उनको काफी चैलेंजेस को देखना पड़ता है, जिसमें उनको फूड को तलाश करना पड़ता है, प्रेडेटर से बचना पड़ता है। जून से जुलाई के फ्लड्स के दरमियान दीज कार्प्स मूव टू शैलो वाटर्स टू ले एग्स। तो ये जो है वो कम गहरे पानी की तरफ मूव कर जाती है अंडे देने के लिए। द यंग हैच विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के दरमियान जो है उनका जो एग है वो हैच कर जाता है, हैचलिंग रिलीज कर देता है एंड ग्रो इनटू फिंगरलिंग्स, और वो हैचलिंग देन फिंगरलिंग्स के अंदर ग्रो कर जाती है। विद द नेक्स्ट फ्लड, फिर नेक्स्ट फ्लड के साथ जो है ये फिंगरलिंग्स रिवर्स के अंदर दोबारा वापस आती है और वहां पे अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होंगी और अपना जो ब्रीडिंग साइकिल है वहां से दोबारा रिपीट करेंगे रिवर फिशरीज के अंदर। ठीक है, अब रिवर फिशरी की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स को हमने देखना है। देर इज अ ग्रेट वेरिएशन ऑफ डेप्थ, विड्थ एंड स्पीड ऑफ वाटर। अब रिवर के अंदर अगर हम देखें तो रिवर की जो डेप्थ है उसके अंदर भी काफी वेरिएशन आ रही होती है, कहीं से कम गहरा, कहीं से ज्यादा गहरा। देन उसकी विड्थ के अंदर और वाटर की स्पीड के अंदर भी काफी वेरिएशन है। देर इज अ ग्रेट रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब उसके अंदर जो टेम्परेचर की रेंज है वो भी ज्यादा है। लाइफ इज हार्ड टू लिव अगेंस्ट द एनिमीज, और वहां पे जो एनिमीज की कंसंट्रेशन है, फिश के एनिमीज की, वो भी ज्यादा है, इसलिए लाइफ जो है वहां पे जिंदगी गुजारना फिश के लिए वो काफी हार्ड है। फूड हैज टू बी सर्च्ड। फूड को जो है वो तलाश करना पड़ता है। ब्रीडिंग प्लेसेस हैव टू बी फाउंड ब्रीडिंग प्लेसेस, जहाँ पे जाके फिश जो है वो ब्रीड करेगी, एग्स एंड स्पर्म्स को रिलीज करेगी, फर्टिलाइजेशन होगी, उनको भी जो है वो तलाश करना पड़ता है फिश को। देन नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शंस जो है वो आती रहती हैं और फिश को जो है वो कंटिन्यूसली वाटर करंट को फेस करना पड़ता है रिवर्स के अंदर। देन हमने देखना है किनाल फिशरीज। पहले हमने रिवर फिशरी को देखा, अब हमें देखना है किनाल्स के अंदर जो है वो किस तरीके से फिश जो है वो सरवाइव कर रही है। फिश लाइफ इन किनाल्स इज हार्श कंपेयर टू रिवर्स। रिवर्स की निस्बत जो है वो किनाल के अंदर फिश की जिंदगी थोड़ी मुश्किल है। किनाल्स आर ड्रेन्ड एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। एक साल के अंदर किनाल्स को हम जो है वो 2 दफा ड्रेन करते हैं, मतलब सारा पानी जो है वो उसका रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मछलियों की डेथ हो जाती है। सम आर कॉट और ईटन बाय प्रेडेटर्स। कुछ को जो है वो उनके प्रेडेटर्स जो है वो खा जाते हैं। वाइल ऑफ यू आर सेव्ड बाय द फिशरीज डिपार्टमेंट और सर्वाइव इन डीप पूल्स। और कुछ को जो है वो फिशरीज डिपार्टमेंट क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। विदाउट फिश लेडर्स। फिश लेडर्स क्या होते हैं, फिश पाथवेज। अगर हम कोई भी बैराज या डैम की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो फिश पाथवे वहां पे बनाते हैं, जिसके जरिए फिश जो है वो इजिली माइग्रेट करके अपने इन्वायरमेंट में, यहाँ से जहां से मतलब उसका जो ताल्लुक है, राब्ता है, वो कट गया था, वहां पे इजिली जा सकती है। और फिश लेडर्स के बगैर जो है केनाल की जो मछलियां हैं वो रिवर्स के अंदर वापस नहीं लौट सकती। ठीक है, देन हमने देखनी है लेक फिशरीज। लेक का तो मतलब आपको पता है कि नेचुरल डिप्रेशन जो बन जाती है और कम गहरा पानी होता है इसका। पाकिस्तान के अंदर द लेक फिशरी इज ऑफ recent origin. The really big lake is the Mangla Lake, district Jhelum, reputed for माशेर एंड कॉमन कार्प। मतलब जो सबसे बड़ी लेक है उसका नाम है मंगला लेक, जो डिस्ट्रिक्ट जहलम में वाक़ है, और उसके अंदर हम माशेर और कॉमन कार्प की जो है वो कल्चरिंग करवाते हैं। दिस लेक इज फुल ऑफ वाटर बीड्स। वाटर बीड्स इसके अंदर काफी ज्यादा हैं, और कार्प फिश के अलावा इसके अंदर जो है वो हम वो लेगो आटो मछलियों की भी काफी ज्यादा अमाउंट में कल्चरिंग करवाते हैं, और चन्ना फिश, मुरैल फिश की भी यहाँ पे कल्चरिंग हो रही है। एक्सक्लूडिंग द अबव लेक्स आर द स्मॉल डैम्स ऑफ वेरियस एरियाज वेरिंग फ्रॉम 100 to 1000 एकर्स। वो कह रहे हैं कि लेक्स के अलावा हमने जो है वो छोटे छोटे डैम्स भी बनाकर रखे हैं, जिनकी जो एरिया है वो 100 से लेकर 1000 एकर्स तक फैला हुआ है, और इसके अंदर जो है वो हम कार्प फ्राई को स्टॉक करते हैं अपने अच्छे रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, लेक फिशरी की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। इसकी जो डेप्थ है वो ग्रेटर होती है, लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, और इसके साथ जो है रिवर अटैच होता है, जिसके जरिए जो पानी है वो लेक के अंदर आता रहता है।
डेप्थ और टेम्परेचर और फूड जो है वो फिश को डिफरेंट हैबिटेट्स प्रोवाइड करता है. इट टेक्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम फॉर अ लेक टू प्रोवाइड नेसेसरी इन्वायरमेंट्स टू फिश लाइफ, यूजुअली अ डेकेड. और लेक को काफी ज्यादा अरसा लग जाता है फिश को एक जो है वो सूटेबल इन्वायरमेंट देने के लिए जिसके अंदर वो इजीली सरवाइव कर सके. ठीक है. ओके, अब हमने देखना है स्मॉल डैम्स के पाकिस्तान ने जो है वो किधर किधर डैम्स बनाए हैं जिसके अंदर वो फिश की कल्चरिंग करवा रहा है. 38 ईयर्स पहले जो डैम्स की कंस्ट्रक्शन की गई थी वो एग्रीकल्चरल लैंड को इरिगेट करने के लिए की गई थी, लेकिन अब जो है वो 32 डैम्स ऑपरेशन में है और उस डैम्स के अंदर हम जो अपनी फिश की कल्चरिंग भी करवा रहे हैं. All small dams are located in district जहलम, अटक, रावलपिंडी, चकवाल एंड इस्लामाबाद. तो ये वाले जो डैम्स हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं और वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से डैम्स हैं. रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 6 डैम्स मौजूद हैं. झेलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3, इस्लामाबाद के अंदर 2, अटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 10 डैम्स हैं, चकवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी 10 डैम्स है. इसको आपने अच्छे तरीके से अपने जहन में रखना है. ठीक है. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज ए जनरल नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डैम्स जो हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं. ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि ये डैम जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो कितने डैम्स पाए जाते हैं. ठीक है. देन हमने देखना है कि अपनी जो है फिश की स्टॉकिंग हम डैम्स के अंदर किस तरह से करते हैं. ठीक है. इंडिजिनस और एक्सोटिक स्पीशीज को हम डैम के अंदर जो है वो स्टॉक करवाएंगे. इंडिजिनस का मतलब आपको पता है नेटिव जो हमारी फिश है, हमारे इलाके की फिश को हम इंडिजिनस फिश बोलते हैं, और एक्सोटिक स्पीशीज वो होती हैं जिसको हम बाहर से इंट्रोड्यूस करवा के अपने एरिया के अंदर लेकर आ रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो है वो एक्सोटिक और इंडिजिनस दोनों फिशेज लिखी हुई हैं और उनके साइंटिफिक नेम्स हैं. इनने लेक्चर्स और इतना पढ़ने के बाद अब आपको इनके अंदर तो पता चल जाना चाहिए कि हमारी जो नेटिव फिश है वो कौन सी है और बाहर से एक्सपोर्ट हमने कौन सी करवाई है. ठीक है. कैल्बन्स, ग्रास कार्प, गुल्फाम, शेर, मोरी, रहू, सिल्वर कार्प और थेला, इन मछलियों की जो है हम स्टॉकिंग करवाते हैं डैम्स के अंदर. ओके. अब यहाँ पे हमने जो है वो फार्म की प्रोडक्शन मतलब एक्वा कल्चरिंग को देखना है कि किन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम अपने फार्म की या फिर फार्म की लेआउट किस तरह से करते हैं, फार्म की कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं. ठीक है. ये जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है इसको प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल से स्टडी कर लिया था कि साइट सिलेक्शन के अंदर, सॉइल सैंपलिंग के अंदर या वाटर क्वालिटी के अंदर हम किन पैरामीटर्स को देखते हैं. इस वजह से यहाँ पर सिर्फ हम जो है वो क्विकली इसका ओवरव्यू करेंगे. ठीक है. Following parameters are considered while determining the suitability of the site for fish culture. सबसे पहले जो है वो हम फार्म को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जिसके अंदर हम अपनी फिश की कल्चरिंग करवाएंगे उसके नंबर को इंक्रीज करेंगे तो हम साइट को सिलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. साइट की सिलेक्शन में हम ये देखते हैं कि हमारी जो साइट है वो मार्केट के लिए सुटेबल है, मतलब इजीली जो है वो हम अपनी फिश को वहां से मार्केट में ले जा सकते हैं. देन उसके जो इरिगेशन प्रोसेसेस हैं वो सारे इजीली हो सकते हैं. हम अपने केमिकल्स को मेन्योर इजीली वहां पे ट्रांसपोर्ट करके ला सकते हैं. देन हमें जो लेबर है वो वहां पे इजीली अवेलेबल है. तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देखनी है. देन सॉइल की सैंपलिंग करनी है कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिनरल्स जो है वो इसके अंदर पूरे हैं. उसकी जो वाटर लॉगिंग है मतलब कैपेसिटी एंड एवरीथिंग हम सोइल के रिलेटेड देखेंगे इसके अंदर. देन वाटर क्वालिटी को हम जो है उसके अंदर स्टडी करेंगे. वाटर क्वालिटी के अंदर हम क्या देखेंगे, उसका टेम्परेचर देखेंगे, उसकी डिजोल्व ऑक्सीजन को देखेंगे, देन हम पीएच को देखेंगे, मिनरल्स को, केमिकल्स को स्टडी करेंगे वाटर के अंदर. देन हम फार्म की डिजाइनिंग करेंगे कि किस तरह जो है वो हम इनलेट एंड आउटलेट एंड माउंट कंस्ट्रक्शन ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है. देन मिन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन करेंगे और फिर हम अपनी जो है वो स्टॉकिंग डेंसिटीज को देखेंगे कि इस फार्म के अंदर हमने अपनी जो स्टॉकिंग है, स्टॉकिंग रेट वो कितना रखना है. ठीक है. ओके. स्टॉकिंग डेंसिटीज के लिए क्या क्राइटेरिया होता है फिश फार्म के अंदर. स्टॉकिंग बी मैनेज्ड अकॉर्डिंग टू द कैरिंग कैपेसिटी. कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक, मतलब हमारी जो पॉन्ड की कैरिंग कैपेसिटी उसके मुताबिक ही हम उसके अंदर जो है वो फिश की स्टॉकिंग करेंगे. अगर हमने जो है वो फिश को ज्यादा स्टॉक कर दिया तो उसके साथ क्या होगा, हमारी मछली जो है उसकी डेथ हो सकती है. ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से उसके ऊपर जो है वो बीमारियां अटैक कर सकती हैं ज्यादा स्टॉकिंग कर देने की वजह से. इसलिए हमने जो है वो उस पॉन्ड की कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक ही स्टॉकिंग करनी है. ठीक है. Stocking be executed according to the required ultimate weight of individual fish at the time of harvest and the optimum space room required per kilogram fish. अब स्टॉकिंग के लिए क्या जरूरी है कि जो इंडिविजुअल फिश का हार्वेस्टिंग के टाइप पे वेट है और ऑप्टिमम स्पेस कितनी है हमारे पॉन्ड के अंदर,
उसको नजर में रखते हुए हमने जो है उसकी स्टॉकिंग करनी है पॉन्ड की। और स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, अपनी फिश को जो है वो पॉन्ड के अंदर रिलीज करना, वहां पे उसकी जो है वो रेयरिंग करवाना, इसको स्टॉकिंग बोलते हैं। जैसे ये जो है वो फिश को पॉन्ड के अंदर डाला, उसकी स्टॉकिंग कर रहा है, ठीक है। अब जो है वो रिकमेंडेड स्पीशीज विद द परसेंटेज ऑफ स्टॉकिंग, मतलब हमें कौन सी स्पीशीज जो है वो रिकमेंड की गई हैं और उनकी जो हमने स्टॉकिंग की परसेंटेज है वो कितनी रखनी है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो इंडिजिनस एंड एक्सोटिक फिश को स्टॉक करवा रहे हैं, तो उसके अंदर हम अपनी परसेंटेज फिश की कितनी रखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास सैला मछली है तो 10 to 20%, रोहू को 30 to 35%, मृगाला को 10 to 15%। और एक्सोटिक फिश जो हम बाहर से एक्सपोर्ट करके लेकर आए हैं उसके अंदर ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प है, 15 to 20%, 15 to 20%। तो ये हम लोग जो है वो इसकी रेशो, ये इसकी परसेंटेज जो है वो स्टॉकिंग के दौरान रखेंगे। देन हमने देखना है कि फार्म मैनेजमेंट के अंदर अब ग्रो आउट पॉन्ड को के अंदर हमने किस मंथ के अंदर स्टॉकिंग करवानी है, और नर्सरी पॉन्ड के अंदर हमने जो है वो किस मंथ के अंदर स्टॉकिंग करवानी है, या फिर जो है वो उसकी मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। नर्सिंग पॉन्ड कौन से पॉन्ड होते हैं जिसके अंदर हम जो है वो अपनी छोटी मछलियां जो हैचलिंग और फ्राई और फिंगरलिंग्स होते हैं उनको रखते हैं, ठीक है। अब जब फिंगरलिंग मतलब हमारी जो हैचलिंग है वो फिंगरलिंग के अंदर ग्रो कर जाती है, नर्सिंग पॉन्ड के बाद हम उसको जो है वो ग्रो आउट पॉन्ड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो अब हम लोगों ने जो है वो इसको साथ साथ लेकर चलना है कि नर्सिंग पॉन्ड के अंदर जब हम अपनी फिश की स्टॉकिंग करवा रहे हैं तो फिर ग्रो आउट पॉन्ड के अंदर हम क्या करेंगे, और जब हम ग्रो आउट पॉन्ड के अंदर अपनी फिश को ट्रांसमिट कर देंगे तो नर्सिंग पॉन्ड के अंदर हम क्या करेंगे, वो सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मंथ्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे ग्रो आउट पॉन्ड, ठीक है। ग्रो आउट पॉन्ड वो वाला पॉन्ड जिसके अंदर हमने नर्सिंग पॉन्ड से फ्राई को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। फ्राई और फिंगरलिंग को ट्रांसमिट करना है। और नर्सिंग पॉन्ड वो जिसके अंदर हमने अपनी जो है वो न्यूली हैच्ड हैचलिंग को जो है वो ग्रो करवाना है, छोटी मछलियों को, मतलब मछलियों के बच्चों को जो है वो ग्रो करवाना है, ठीक है। ओके, जनवरी के अंदर जो है वो नर्सिंग पॉन्ड को हमने मेंटेन रखना है, मतलब रिक्वायर्ड लेवल जितना पानी का है उसके अंदर हमने उसको पानी प्रोवाइड करना है। और उस ड्यूरेशन में जो ग्रो आउट पॉन्ड है वो हमारा क्या रहेगा, ड्राई रहेगा, उसके अंदर पानी नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई होगा। फेब्रुअरी के अंदर जो है इसके अंदर क्रैकिंग जो है वो करना स्टार्ट कर देनी है ड्राई पॉन्ड के अंदर। और नर्सिंग पॉन्ड के अंदर हमने अपना जो वाटर का लेवल है उसको मेंटेन रखना है, उसको जो करते रहना है। मार्च के अंदर हमने पॉन्ड के बॉटम के अंदर जो है वो प्लफिंग करनी है। प्लफिंग मतलब उसको जो है वो प्लफ कर देना है उसको अच्छे तरीके से, ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स या मेनोरिंग या लाइमिंग हम उसकी करें तो इजीली ईच एंड एवरी प्लेस के अंदर जो है वो पहुंच जाए, ठीक है। प्लफ द पॉन्ड बॉटम अंटिल स्मूथ, स्प्रेड ऑर्गेनिक मेन्योर इवनली ऑन द बॉटम, मतलब हमने उसको प्लफ प्लफ करने के बाद जो है वो हमने ऑर्गेनिक मेन्योर उसके ऊपर जो ऑर्गेनिक खाद है वो स्प्रेड कर देनी है पूरे पॉन्ड के ऊपर, ड्राई पॉन्ड के ऊपर, ठीक है। उसके बरक्स हम नर्सिंग पॉन्ड के अंदर क्या करेंगे, वाटर लेवल को जो है वो मेंटेन करेंगे। और प्रिपेयर फॉर हार्वेस्ट ऑफ एडवांस्ड फिंगरलिंग्स, और फिंगरलिंग्स की हार्वेस्टिंग के लिए उसको प्रिपेयर करेंगे। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब हमने कोई भी चीज उसको निकालना है, उसको मतलब वहां से ले लेना है, हमारी जो फसल है वो हो गई है, उसको हमने कास्ट करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग, ठीक है। फिर मार्च के अंदर ही हम क्या करेंगे, फिल द पॉन्ड विद वाटर, फिर हमने जो है पॉन्ड को पानी के साथ भर देना है, उसके अंदर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डाल देने हैं, ठीक है। और उसको जो है वो इवनली डिस्पर्स और डिजोल्व करना है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को। देन अप्रैल के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर एडवांस फिंगरलिंग्स फ्रॉम द नर्सिंग पॉन्ड। अब यहाँ पे जो हमने फिंगरलिंग्स को हार्वेस्ट किया था अप्रैल के अंदर, उसको जो है वो ग्रो आउट पॉन्ड के अंदर क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। मेंटेन वाटर एट रिक्वायर्ड लेवल, और वाटर को जो है रिक्वायर्ड लेवल तक, जो भी रिक्वायर्ड लेवल होगा पानी का उसको मेंटेन करके रखना है। और उसके बरक्स जो हमारा नर्सिंग पॉन्ड है उसको हमने क्या कर देना है, बिल्कुल ड्रेन कर देना है, क्योंकि उसके अंदर से हमने ये निकाली है फिंगरलिंग्स। अब वो पॉन्ड खाली हो गया, उसके अंदर से हमने पानी भी रिमूव कर देना है, उसको ड्राई कर देना है, ठीक है। देन अप्रैल के अंदर ही हमने जो है वो रिक्वायर्ड लेवल में फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करना शुरू कर देना है, क्योंकि अब हमने जो है वो इसके अंदर अपने फिंगरलिंग्स की, अपनी मछलियों की रेयरिंग करवानी है, उसको ग्रो करवाना है मार्केटेबल साइज तक। तो उसके अंदर फर्टिलाइजर्स और मेन्योरिंग ईच एंड एवरीथिंग जो हम पीछे अपनी कल्चरल टेक्निक्स के अंदर पढ़ के आए हैं वो हमने इसके अंदर जो प्रोसेस करने स्टार्ट कर देने। देन मई के अंदर हम क्या करेंगे, मेंटेन वाटर एट रिक्वायर्ड लेवल, पानी को जो है वो मेंटेन रखना है, ठीक है। और नर्सिंग पॉन्ड के अंदर क्या करेंगे, ड्राई बॉटम टू क्रैकिंग प्लफ द पॉन्ड, वही चीज जो हमने ग्रो आउट पॉन्ड में की थी वो अब हम जो है वो नर्सिंग पॉन्ड के अंदर करेंगे। पहले उसको जो है ड्राई छोड़ दिया, फिर जो है उसके अंदर क्रैक्स है, देन उस पॉन्ड को क्या किया, प्लफ किया। और ग्रो आउट पॉन्ड के अंदर हमने क्या करना है,
वाटर लेवल को भी चेक करते रहना है, फर्टिलाइजर्स को भी अप्लाई करते रहना है, और जो मॉनिटर करते रहना है अपनी फिश की ग्रोथ को, कि वो ठीक से ग्रो कर रही है, उसके ऊपर कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। सारी चीजें हमने उसको उसकी मॉनिटर करनी है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन जून के अंदर क्या करेंगे, हम वाटर लेवल को चेक करते रहेंगे, फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करते रहेंगे, उनकी ग्रोथ को मॉनिटर करते रहेंगे, और नर्सिंग पॉन्ड के अंदर क्या करेंगे, पॉन्ड को जो है वो प्लफ करेंगे ताकि वो स्मूथ हो जाए, फिर ऑर्गेनिक मैन्योर को वहां पे स्प्रेड करेंगे, फिर जो है उस पॉन्ड को जो है वो पानी के साथ फिल कर देंगे, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को जो है वो उसके अंदर डिसॉल्व करेंगे। देन वाटर लेवल रिक्वायर्ड लेवल तक जो पानी है वो चेक करते रहेंगे, फिर जो है वो अपने फिंगरलिंग्स को दोबारा से क्या करेंगे, स्टॉक करेंगे नर्सिंग पॉन्ड के अंदर, जिसके अंदर सिल्वर ग्रास कार्प्स जो है वो शामिल होती है, ठीक है। उसका नेक्स्ट जो है वो साइकिल स्टार्ट होने लगे यहाँ पे। फिर जुलाई के अंदर क्या करेंगे, मेंटेन वाटर एट रिक्वायर्ड लेवल, अप्लाई फर्टिलाइजर्स एट द रिक्वायर्ड लेवल, मॉनिटर ग्रोथ, मतलब वही चीज के हमने अपने लेवल को, फर्टिलाइजर्स को और ग्रोथ को जो है वो नजर में रखना है जुलाई में भी। नर्सिंग पॉन्ड के अंदर जुलाई में मेंटेन वाटर एट रिक्वायर्ड लेवल, अप्लाई फर्टिलाइजर्स एट द रिक्वायर्ड लेवल, मॉनिटर ग्रोथ, स्टॉक विद फ्राई ऑफ रोहू, मोरी एंड थेला। मतलब इनके अब इसके जो इन मछलियों के फ्राई हैं उनकी साथ में स्टॉकिंग करवा देनी है हमने। पहले हमने जो है वो सिल्वर और ग्रास कार्प की करवाई थी, अब हमने रोहू, मोरी और थैला मछली की स्टॉकिंग करवा देनी है, ठीक है। देन अगस्त के अंदर भी हमने जो है वो हमारा जो ग्रो आउट पॉन्ड है उसके अंदर वाटर लेवल को, फर्टिलाइजर्स को और ग्रोथ को मॉनिटर करते रहना है। उस वक्त तक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब तक हम उसको जो है वो अब बाहर हार्वेस्ट ना कर ले, मार्केट तक ना ले जाएं, ठीक है। और नर्सिंग पॉन्ड के अंदर वो सारा प्रोसेस जो हमने पहले किया था उसको रिपीट करना है जब तक इसके अंदर से मछलियां हम हार्वेस्ट ना कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये वाले सारे प्रोसेस होते रहेंगे। दिसंबर के अंदर क्या होगा, हार्वेस्ट बाय ड्रेनिंग इंटायर पॉन्ड फॉर मार्केटिंग। अब उसके अंदर से जो है हमने अपनी मछलियों को हार्वेस्ट कर लेना है, बाहर निकाल लेना है और मार्केट में ले जाना है। मार्केट में ले जाने के बाद जो हमारा पॉन्ड है उसको हमने बिल्कुल ड्राई कर देना है, उस पानी जो है वो ड्रेन आउट कर देना है, बाहर निकाल देना है, ठीक है। और उसके बरक्स जो है वो हम अपनी नर्सिंग पॉन्ड के अंदर भी वाटर की क्वालिटी को, अपनी स्टॉकिंग डेंसिटी को जो है वो मॉनिटर करते रहेंगे, और जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी, हार्वेस्टिंग टाइम आएगा, तो वहां से हार्वेस्ट करके उसको जो है वो ग्रो आउट पॉन्ड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, अब हमने देखनी है फिश ब्रीडिंग टेक्निक्स। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जो फिश है वो अपने स्पर्म्स को और एग्स को रिलीज कर रही है, मतलब वो ब्रीड कर रही है, ठीक है। और प्री ब्रीडिंग मतलब ब्रीडिंग से पहले हमने जो है वो किन टेक्निक्स को फॉलो करना है, क्या केयर करनी है हमने फिश की। ब्रूड फिश केयर, ब्रूड क्या होता है, ऐसी फिश जो ब्रीडिंग के लिए रेडी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूड। ब्रूड फिश की केयर के अंदर हमने क्या देखना है, सबसे पहले तो स्टॉकिंग के बारे में हमने देखना है। ब्रूड फिश शुड बी रेज्ड एंड मेंटेन विद द स्टॉकिंग रेट ऑफ 400 to 500 किलोग्राम पर एकड़, ठीक है। ब्रूड फिश को हमने जो है वो एक एकड़ में 400 से 500 किलोग्राम तक जो है वो रखना है। प्रेफरेबल रेट स्टॉकिंग का 400 किलोग्राम फिश पर एकड़ है, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश शुड बी केप्ट इन डिफरेंट पॉन्ड्स, डिफरेंट पॉन्ड्स के अंदर हम फिश की डिफरेंट स्पीशीज को रख सकते हैं। Availability of quality broodstock has a pivotal role in successful operation of a hatchery, ठीक है। As such healthy stock should be selected, हेल्दी स्टॉक को हमें सिलेक्ट करना है, ग्रेटर अटेंशन भी फोकस टुवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर हाइड्रोबायोलॉजिकल कंडीशन टू इंश्योर सस्टेन्ड ग्रोथ। मतलब यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि अगर हम अपनी स्टॉकिंग करवा रहे हैं तो हमने उसको जो है वो हाईली जो चेक एंड बैलेंस में रखना है, उसकी मेंटेनेंस करते रहना है, उसकी जो है वो हमने हेल्दी स्टॉक को सिलेक्ट करना है ताकि हमारी मछलियां जो है उसकी डेथ ना हो, इसको कोई खराबी ना हो, ठीक है। अब स्टॉकिंग के बाद हमने जो है उसकी फर्टिलाइजेशन करनी है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे करेंगे, बेड मैन्योरिंग ऑफ द ब्रूडस्टॉक पॉन्ड्स बी कैरिड आउट विद 4000 to 5000 किलोग्राम पर एकड़ ऑर्गेनिक मैन्योर। अब इसके अंदर जो है वो हमने ऑर्गेनिक मैन्योर 4000 से 5000 किलोग्राम पर एकड़ डालते रहना है। ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब आपको पता है, काउ डंग वगैरह। और इसके अंदर हमने काफी डिटेल में स्टडी किया था कि हम जो है वो काउ डंग यूज कर सकते हैं, उसके बाद चिकन की जो फीसिस है वो यूज कर सकते हैं, देन जो है वो पिग के फीसिस यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिक मैन्योर हैं, वो हम वहां पे स्प्रेड करेंगे प्रियोर टू वाटर फिलिंग, वाटर फिल करने से पहले। एंड सच पॉन्ड्स बी periodically fertilized to maintain productivity to desirable extent with 1000 to 1500 kilogram organic manure and 8 kilogram inorganic fertilizers per acre per fortnight subject to qualitative and quantitative fluctuations of plankton levels। मतलब उनका कहने का यह है कि हमने जो है वो काउ डंग
वाटर फिल करने से पहले डाल दिया, लेकिन पीरियोडिकली हमने जो है वो इस पॉन्ड को फर्टिलाइज करते रहना है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ, और उसकी कंसेंट्रेशन भी उन्होंने यहाँ पे लिख दी है ताकि उसके अंदर जो है वो हमारे प्लांक्टोन्स की जो फॉर्मेशन है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो इसलिए करते हैं ना कि हम अपने नेचुरल फूड को इंक्रीज कर सकें जिसके ऊपर फिश फीड करेगी, इसी वजह से तो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। तो हमने उसको जो है वो प्रोडिकली फर्टिलाइज करते रहना है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालकर। ठीक है, देन प्रेफरेबली व्हेन द वाटर टेम्परेचर रेंज बिटवीन 25 to 32 डिग्री सेल्सियस। अब हमने जो है फर्टिलाइजेशन करने का बाद जब उसका टेम्परेचर 25-32 डिग्री सेल्सियस के दरमियान है, एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ब्रूड फिश ट्रीटमेंट विद सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम परमैंगनेट बी गिवन। जब हम अपनी ब्रूड फिश को जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं तो उसको जो है वो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जो है वो ट्रीट करना, ताकि कोई भी इसके अंदर पैथोजेन ईच एंड एवरीथिंग जो भी टॉक्सिक मटेरियल उसके ऊपर लगा है वो सारा कुछ रिमूव हो जाए। ठीक है, सप्लीमेंट्री फीडिंग। अब हमने उसको फर्टिलाइजर्स के अलावा कौन सी फूड प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सप्लीमेंट्री फीडिंग ऑफ ब्रूड स्टॉक शुड बी डन विद राइस पॉलिश, maize gluten and molasses in the ratio of 7:2:1 at the rate of 2 to 3% body weight of stocked fish per day। अब हमने एक दिन के अंदर जो मछली स्टॉक कर रहे हैं उसके बॉडी वेट के 2 to 3%, मतलब बॉडी वेट का 2 to 3% अगर हम हिस्सा ले लें उतनी हमने इसको जो है वो फूड प्रोवाइड करनी है, और उसके अंदर हमारा जो राइस पॉलिश है, मेज ग्लूटेन है, मोलासिस है, इनको प्रोवाइड करना है सप्लीमेंट्री फीडिंग में। ठीक है, देन अब हमारा आ गया है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग हम पहले पढ़ रहे थे प्री ब्रीडिंग टेक्निक्स कि हम कितनी स्टॉकिंग करेंगे, फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे करेंगे उसके अंदर। अब यहाँ पे हमने जो है उसकी ब्रीडिंग करवा देनी है। सिलेक्शन ऑफ ब्रूड फिश। अब ब्रूड फिश मतलब कौन सी फिश जिसको हम ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमने देखना है। ब्रूड फिश सिलेक्टेड एट द टाइम ऑफ इंड्यूस्ड स्पॉनिंग शुड बी हेल्दी एंड फुली राइप। अब वो वाली फिश जो काफी हेल्दी है और फुली राइप है, राइप मतलब अब एग ले करने की उसके अंदर कैपेसिटी है, वो एग ले कर देगी, उसको हमने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इट इज टू इंश्योर ब्रीडिंग विदाउट फेल एंड इंप्रूव एफिशिएंसी इन ब्रीडिंग रिजल्ट्स। और इस चीज को आपने इंश्योर करना है कि आपको ब्रीडिंग के अंदर किसी भी फेलियर का सामना ना करना पड़े और ब्रीडिंग रिजल्ट्स आपको अच्छे मिले। ठीक है, देन सेक्स रेशो, एक मेल और एक फीमेल रेशो के हिसाब से। ठीक है, अगर हम एक मेल ले रहे हैं तो उसके हिसाब से एक फीमेल हम ले गए। देन हार्मोन डोजेज ओवर प्राइम। अब हार्मोन डोजेज मतलब जिस तरह हम बोल रहे हैं कि हम इंड्यूस ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो उसको हमने हार्मोन प्रोवाइड करना है, देन ही जो है वो उसके अंदर इंड्यूस ब्रीडिंग होगी, वो एग ले करेगी, स्पर्म की प्रोडक्शन होगी। तो फिर हमने वो देखना है कि हम हार्मोन की डोजेज कितनी रखेंगे। फिश स्पीशीज के अंदर डिफरेंट फिश स्पीशीज के अंदर डिफरेंट डोजेज ऑफ हार्मोन्स होती है। ठीक है, यहाँ पे अब जो है वो फिश की स्पीशीज के बारे में लिखा है, यहाँ पे जो है वो टोटल डोजेज लिखी है जितनी हम मेल को देंगे, देन ये वाली फीमेल की डोज है, और ये जो हमारे रिमार्क्स हैं जिसको हमने फॉलो करना है ये देते वक्त। अब सबसे पहले हमारी ग्रास कार्प है। ग्रास कार्प को अगर हमने मेल को डोज देनी है तो 0.6 to 0.7 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर केजी उसको हम देंगे डोज, और अगर फीमेल को दे रहे हैं तो 0.1 to 0.2 मिलीग्राम पर केजी फॉर फीमेल। ठीक है, देन in case of proper maturity of broodstock, preferred dose should be 0 to 6 milligram per kg for male। अगर जो फिश है वो प्रॉपर मेच्योर है तो फिर हमने 0 से 6 मिलीग्राम पर केजी मेल को देनी है और 0.1 मिलीग्राम पर केजी फीमेल को देनी है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सिक्यूटेड ओनली थ्रू स्ट्रिपिंग आफ्टर 10 to 12 आवर्स फॉर हार्मोन इंजेक्शन। उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होगी वो स्ट्रिपिंग के थ्रू होगी। स्ट्रिपिंग का प्रोसेस आपको पता है कि हम जो है वो जिस फिश के अंदर हमने इंजेक्शन लगाया होता है, जिस फिश को हमने हार्मोन दिया था उसको हम कैरी कर लेते हैं और अपने हाथ की मदद से जो है वो उसके अंदर उसके ओवरीज के अंदर से एग्स रिलीज करते हैं और मेल के जो है वो स्पर्म्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस हमने करना कब है, अपना हार्मोन देने के 10 से 12 घंटे के बाद हमने जो है वो स्ट्रिपिंग के जरिए उनकी फर्टिलाइजेशन करवा देनी है। ठीक है, देन यहाँ पे बिग हेड मॉलिट्रिक्स मतलब सिल्वर कार्प, कैटला कैटला, थैला, रहू और मोरी की जो है वो डोजेज लिखी हुई है, यहाँ से आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर देना है। देन आती है पोस्ट ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग के बाद की क्या टेक्निक्स हैं। ब्रीडिंग के बाद हम क्या करते हैं, उसको इंक्यूबेशन प्रोवाइड करते हैं। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है कि अब हमने जो है अपनी फिश की फर्टिलाइजेशन करवा ली है,
स्पर्म्स एंड एग्स को हमने रिलीज करवा के देन उसकी जो फर्टिलाइजेशन करवा ली। अब जो हमारे पास एग है उसके अंदर से हमने हैचलिंग को रिलीज करना है। हैचलिंग मतलब जिसके साथ यॉक सैक अटैच होता है, सबसे जो फर्स्ट स्टेज होती है एग से रिलीज होने वाली, उसको हम हैचलिंग बोलते हैं। उसके बाद फिर फिंगरलिंग से फ्राई और फ्राई से देन फुली ग्रोन फिश जो है वो बनती है। तो इनक्यूबेशन के अंदर भी हम डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, ये भी हमने डिटेल से स्टडी किया, यहाँ पे क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके उसमें हम जो है वो सर्कुलर टैंक्स को यूज करते हैं। सर्कुलर टैंक्स में आपने देखा था कि हमारे पास जो है वो चाइनीज हैचरी होती है, और दूसरी जो हम ग्लास जार्स को भी यूज कर सकते हैं फिश की हैचिंग करवाने के लिए, फिश की एग्स की हैचिंग करवाने के लिए। तो बस वही हमने देखना है कि अगर हम इनक्यूबेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हम सर्कुलर टैंक्स को भी यूज कर सकते हैं, और जो हम ग्लास जार्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनक्यूबेशन में हम सर्कुलर टैंक्स को यूज करेंगे तो उसके अंदर हम एग्स की क्वांटिटी को देखेंगे। 8 लाख से 10 लाख एग्स इन अ टैंक ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर। वाटर सप्लाई को देखें। द सप्लाई ऑफ वाटर इन सर्कुलर टैंक बी अरेंज्ड बिटवीन 22 to 25 लीटर्स पर मिनट। तो हमने वाटर सप्लाई जो है वो इस तरह अरेंज करनी है कि 1 मिनट के अंदर जो है वो पानी 22 से 25 लीटर तक पानी उसके अंदर अवेलेबल हो। देन स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, हम जो है वो स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब छलनी आप उसको बोल सकते हो, जिसके अंदर से हमारी जो हैचनिंग है वो मूव करके वेस्ट ना हो जाए, तो हम स्क्रीनिंग उसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे। और सर्कुलर टैंक की जो फॉर्मेशन है वो हम सारी डिटेल से पढ़ के आए हैं, उसको आपने वहां से देख लेना है। स्क्रीन एट द सेंट्रल एग्जिट पाइप। एग्जिट पाइप पे आपने स्क्रीन प्रोवाइड करनी है, शुड बी प्रेफरली बाल्टन क्लॉथ और नायलॉन क्लॉथ, एंड द नंबर ऑफ मैश बी 4200 और स्लाइटली अबव पर स्क्वायर इंच। मतलब वहां पे आपने इस तरह की नेट या इस तरह का मैश प्रोवाइड करना है जिसके जरिए हमारी जो फिश है वो मूव ना कर पाए। ठीक है, देन आता है हमारे पास मैकडोनल्ड जार, ग्लास जार। ग्लास जार में हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी इसकी, जिसके अंदर जो है वो ग्लास जार के अंदर हम अपने फिश की उसकी हैचिंग करवाते हैं एग की। उसकी अगर वाटर सप्लाई की बात करें, वाटर सप्लाई टू ईच मैकडोनल्ड जार शुड बी रेगुलेटेड विद 1 to 1.5 लीटर्स पर मिनट। 1 मिनट में हमने 1 to 1.5 लीटर तक पानी को रेगुलेट करना है। क्वांटिटी ऑफ एग्स की बात करें तो 15,000 to 20,000 एग्स पर जार। एक जार के अंदर हम इतने एग्स जो है वो रख सकते हैं जिसकी हैचिंग होगी। देन नर्सिंग ऑफ हैचलिंग। अब हैचलिंग जो हम प्रोड्यूस कर चुके हैं उसकी हम नर्सिंग करवाएंगे। फीडिंग ऑफ यॉक फ्राई भी अवॉइडेड। यॉक फ्राई मतलब अब हैचलिंग को हमने फीडिंग प्रोवाइड नहीं करनी, मतलब कोई फूड प्रोवाइड नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा अपनी यॉक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब उसकी सारी की सारी यॉक बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाती है उसके बाद हम उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। फॉलोइंग इज ड्यूरेशन पीरियड फॉर नर्सिंग ऑफ हैचलिंग टिल दिस बिकम फर्स्ट फीडिंग लार्वा या फ्राई। आवर्स हैं, यहाँ पे वाटर टेम्परेचर है। ठीक है, 72 to 80 आवर्स में जो वाटर टेम्परेचर है वो 27 to 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और 80 to 96 आवर्स में जो टेम्परेचर है वो 25 to 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फ्राई इज रेडी फॉर रेयरिंग व्हेन एयर ब्लैडर इज फॉर्म्ड एंड यॉक सैक इज नियरली एब्जॉर्प्शन। अब रेयरिंग का मतलब क्या है कि नर्सिंग पॉन्ड से ग्रो आउट पॉन्ड के अंदर, जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं, जिसके अंदर हम उसकी रेयरिंग करेंगे, ग्रोथ करेंगे, वो कब करेंगे? फ्राई जो है वो रेडी होता है जब उसके एयर सैक्स बिल्कुल, एयर ब्लैडर जो है बिल्कुल बन जाती है, और उसका जो यॉक सैक है जो उसके साथ अटैच होता है, हैचलिंग के साथ जो यॉक सैक अटैच होता है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए, तो फिर जो है वो हम उसको रेनी पॉन्ड के अंदर ट्रांसमिट कर देते हैं ताकि उस वहां पे हम उसको फूड प्रोवाइड करें, उसकी ग्रोथ करें। ठीक है, देन अब फ्राई पॉन्ड्स की। फ्राई पॉन्ड्स मतलब जिसके अंदर हमने फ्राई को रखेंगे, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है हम। द पॉन्ड शुड बी सन ड्राइड बिफोर द ब्रीडिंग स्केड्यूल इज कमेंस्ड। अब हमने उसको जो है वो सन ड्राई करना है पॉन्ड को। द पॉन्ड शुड बी फर्टिलाइज्ड विद ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ उसकी फर्टिलाइजेशन करनी है। फिल द पॉन्ड विद वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 1.5 to 2 फीट एंड मेंटेन इट। पानी के साथ उसको जो है वो फिल करना है, एंड ऑब्जर्व द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोफाना आफ्टर 48 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमने देखना है कि इसके अंदर जो है माइक्रोफाना 48 आवर्स के बाद इसके अंदर माइक्रोफाना बन रहा है जिसके ऊपर जो फिश ने फीड करना है। ये हमने उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना है इन सारी चीजों को। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं कि क्या चीज प्रेफर करनी है, ये आपने खुद जो है वो रीड कर लेनी है, कदरे आसान है। देन इंसेक्टिसाइड्स को हमने ऐड करना है। इंसेक्टिसाइड्स को ऐड करने का मकसद ये होता है कि कोई भी अगर उसके अंदर पैथोजन है, इंसेक्ट है, तो वो जो है वो किल हो जाए और हमारी फिश को कोई भी बीमारी ना हो। ठीक है, देन आ जाता है स्टॉकिंग ऑफ फ्राई। अब जो है अपनी फ्राई की स्टॉकिंग रेट हमने कितना रखना है, कितने पौंड में हमने कितनी फ्राई को स्टॉक करना है। रेट ऑफ स्टॉकिंग 4 लाख फ्राई पर एकड़। 1 एकड़ के अंदर हमने 4 लाख फ्राई रख दिया। एट द टाइम ऑफ स्टॉकिंग ऑफ फ्राई केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर एक्लेमेटाइजेशन ऑफ फ्राई विद पॉन्ड वाटर टेम्परेचर।
अब हमने ये देखना है कि स्टॉकिंग के टाइम पे हमने ये देखना है कि जो हमारी फ्राई है वो पॉन्ड के वाटर के साथ इजीली एक्लेमेटाइज हो रही है, मतलब अपनी बॉडी को उसके साथ जो है वो बिल्कुल बैलेंस कर पा रही है, ठीक है। स्टार्ट रेजिंग वाटर लेवल ऑफ पॉन्ड बाय 2 to 3 पर डे टिल इट रीच द डेप्थ ऑफ 3 feet आफ्टर द स्टॉकिंग ऑफ फ्राई। फिर जो है हमने वाटर लेवल को रेज करना, मतलब बढ़ाना शुरू करना है, ठीक है। स्टार्ट फीडिंग फ्राई विद आर्टिफिशियल फीड आफ्टर 10 to 14 days ऑफ स्टॉकिंग ऑफ फ्राई। फिर हमने जो है फीडिंग स्टार्ट करवानी है उसकी कुकिंग के 10 से 14 दिन के बाद। फिर फीड इंग्रेडिएंट्स में हम जो है वो राइस पॉलिश को ऐड करेंगे, मेज ग्लूटन को ऐड करेंगे, एंड देन फर्टिलाइजेशन करते रहना है हमने उसकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अंदर काउ डंग, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अंदर जो डिफरेंट हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था उसको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि हमारी जो प्लांकटोन लेवल है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर फ्लक्चुएशन आती रहे, वो जो है वो पानी के अंदर मस्ट अवेलेबल हो जिसके ऊपर फिश ने फीड करना है और ग्रो करना है। हमने जो है वो वाटर शॉक बिल्कुल भी फ्राई को नहीं देना ताकि उसकी डेथ ना हो जाए, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक तो हमने उसकी जो है वो स्टॉकिंग करवा ली, उसको ग्रो करवा लिया। अब हमने उसकी क्या करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है। फिश की हार्वेस्टिंग मतलब अब हमने उसको जो है वो पॉन्ड से निकालना और मार्केट में लेकर जाना है। तो उस लेकर जाने के लिए हमें जो है वो कौन सी नेट्स को यूज करना पड़ता है, और डिफरेंट नेट्स जो है वो डिफरेंट इलाकों के अंदर डिफरेंट नामों से जानी जाती हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमने देखना है। नेट्स के बारे में हमने अपने फिशिंग गियर्स एंड क्राफ्ट्स के टॉपिक में डिटेल से स्टडी कर लिया है। यहाँ पे हम क्विक ओवरव्यू करेंगे इसका। सबसे पहली बात, कास्ट नेट। कास्ट नेट के बारे में आपको पता है कि ये जो है वो अम्ब्रेला शेप की होती है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके सिंकर्स लगे होंगे, ऊपर फ्लोटर्स लगे होंगे, इसको हम पानी के अंदर डालते हैं बिल्कुल अम्ब्रेला शेप की बन जाती है। जब पानी से बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर जो है वो फिश कैच हो जाती है, ठीक हो गया। कास्ट नेट्स जो है वो डिफरेंट एरियाज के अंदर भरकू, दुबाजू, जरी, ओछनवल, जल और पालकू इन नामों से जो है वो जानी जाती है। और इनके अंदर कुछ जो है वो डिफरेंसेस होते हैं इनके स्ट्रक्चर में, वो हमने यहाँ पे देखने हैं और याद भी करने हैं आपने, ठीक है। बेरकू, इट इज अ कॉनिकल इन शेप। ये कॉनिकल शेप की होती है, इसके साथ जो है वो लेड सिंकर्स अटैच होंगे। सिंकर्स मतलब जो उसके नीचे वाले पोर्शन पे अटैच होते हैं, जो उसको जो है वो सिंक करने में मदद देते हैं, ठीक है। और ये जो है वो रावलपिंडी और मुल्तान के एरियाज में फिश को कैच करने में यूज होती है। दुबाजू, इट इज कॉनिकल इन शेप, ये भी कॉनिकल इन शेप होगी। और इसके साथ भी जो है वो हमारे पास लेड सिंकर्स लगे होंगे उसकी बेस पे। और ये जो है वो मुल्तान के एरियाज में छोटी मछलियों को कैच करने में इस्तेमाल होगी। देन जरी, ये भी कॉनिकल शेप की होगी, इसके साथ भी जो है हमारे पास सिंकर्स उसके बेस पे अटैच होंगे। और हैदराबाद, कोयटा और मुल्तान के एरियाज में छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। देन आती है हमारे पास उछलवन जल। ये भी कॉनिकल इन शेप होती है, इसके साथ भी इसकी बेस पे जो है वो सिंकर्स अटैच होते हैं। और ये जो हमारे पास मंचर लेक डिस्ट्रिक्ट, दादू, हैदराबाद के एरियाज में मछलियों को पकड़ने में इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसमें जो मेन चीज याद करने वाली ये है कि कौन से एरिया के अंदर जो है वो कौन सी कास्टनेट को यूज किया जा रहा है, ये चीज आपने अच्छे से याद करनी है। देन पालकू, ये जो है हमारे पास कॉनिकल इन शेप होती है, ठीक है। इसके साथ भी इसकी बेस पे सिंकर्स अटैच होते हैं, और ये रावलपिंडी और मुल्तान के एरियाज में मछलियों को पकड़ने में इस्तेमाल की जाती है, ठीक हो गया। और ये हमारे पास कास्ट नेट है। देन हमारे पास आती है ड्रैग एंड सीन नेट्स। ड्रैग एंड सीन नेट्स की पहले हम इमेज देख लेते हैं। ड्रैग एंड सीन नेट्स का कुछ इस तरह का प्रोसेस है कि हम जो है वो यहाँ पे और इधर, यहाँ पे जो आदमी खड़े हैं, ठीक है, बोट्स के साथ उसको अटैच कर देते हैं अमूमन। और यहाँ पे इसके फ्लोटर्स लगे होते हैं, नीचे वाली साइड पे इसकी बेस पे सिंकर्स लगे होंगे, जो उसको जो है वो ऊपर उठने नहीं देंगे नेट को। और फिर जो है वो इसको हम ड्रैग करेंगे, उसको जब घसीटेंगे तो उसके अंदर जितनी भी मछलियां हैं वो हम कैच कर लेंगे, ठीक है। इसी वजह से इसको कह रहे हैं ड्रैग एंड सीन नेट्स। अब ड्रैग और सीन नेट्स में बन और गावा जो है ये दो नेट्स यूज की जाती हैं। जो बन है वो इट इज अ बिगेस्ट नॉन नेट यूज फॉर कैचिंग पाला इन रिवर इंडस इन द हैदराबाद एरियाज। हैदराबाद के एरिया में पाला मछली को पकड़ने के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये जो है वो कॉटन या नायलॉन की बनी होती है। इसको 12 से 15% जो है वो बोट की मदद से ऑपरेट करते हैं, मतलब यूज करते हैं इसको 12 से 15 लोग। ड्रैग टुवर्ड्स बैंक एक्सप्लॉइटिंग फिश, और इसको जो है वो ड्रैग करते हैं
नेट को जिसके अंदर जो है वो काफी मछलियां फंस जाती हैं, उसको फिर हम निकाल लेते हैं। नो पॉकेट्स फ्लोट और पेन सिंकर्स ऑफ आयरन एंड लेड, मतलब इसके साथ जो ये वाली हमारे पास ड्रैग और सीन नेट होगी, इसके साथ कोई भी सिंकर्स यहाँ पे फ्लोटर्स नहीं अटैच होंगे, ठीक है। देन आती है गावा, इट इज मेड ऑफ कॉटन, ये कॉटन की बनी होती है, इसके साथ जो है वो सिंकर्स अटैच होते हैं, इसके साथ नहीं थे, इसके साथ अटैच हैं, ठीक है। इसको जो है वो 10 से 12 लोग ऑपरेट करते हैं। इसकी जो हेड के ऊपर जो रोप लगी होती है इज टाइड टू द पोल और हेल्ड बाय टू फिशरमैन ऑन द बैंक। यहाँ तो हम इसको जो है वो किसी पोल के साथ अटैच कर देंगे, या फिर कोई दो जो फिशरमैन है वो उसको पकड़ के खड़े होंगे। द नेट इज कैरिड इन अ बोट और लेड इन वाटर, देन पुल्ड स्लोली टुवर्ड्स द बैंक फ्रॉम वेयर इट वाज ऑपरेटली ट्रैपिंग द फिशेस मूविंग इन दैट एरियाज। मतलब वही बात है जो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि जो दो आदमी खड़े होंगे उसको जो है वो बोट की मदद से खींचेंगे, या खुद जो उसको पकड़ के खींच कर लेकर आएंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर मछलियां जो है वो कैच हो जाएंगी, ठीक है। और ये भी जो है वो पाला मछली को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है इंडस रिवर में, हैदराबाद के एरियाज में, ठीक हो गया। ये देख लें। उसके बाद आती है हमारे पास है डिप नेट्स। डिप नेट्स की अगर हम फिगर देखें तो इसको जो है वो डिप करते हैं पानी के अंदर, और उसके अंदर जो है वो मछलियां पकड़ी जाती है, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो उसको हम डिप नेट बोलते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाती है फर्स्ट वन जो आती है वो करली, ये कुरली भी बोल सकते हैं इसको। दिस नेट हैज कॉन टाइप शेप, कॉन टाइप मतलब ये देखें कॉन की शक्ल की जो है ये नेट है, मेड ऑफ कॉटन, यूज्ड इन मांचर लेक, मांचर लेक के अंदर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। देन खुरली दूसरी नेट का नेम है। दिस नेट इज कॉनिकल शेप मेड ऑफ कॉटन यूज्ड इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। देखें अब ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वाली डिप नेट यूज की जा रही है, और ये जो है वो मांचर लेक के अंदर यूज की जा रही है, ठीक है। देन आती है ड्रिफ्ट और गिल नेट्स। गिल नेट्स का मतलब क्या है कि ऐसी नेट हम यूज कर रहे हैं पानी के अंदर जिसके अंदर फिश के जो गिल्स हैं वो अटक जाते हैं और फिश जो है वो पकड़ी जाती है, क्योंकि उसके जो गिल्स हैं उसको ही हमने इमोबिलाइज कर दिया, तो फिश वहां से मूव ही नहीं कर पाएगी। ये देखें इस तरह की जो है वो नेट होती है। यहाँ पे जो है फ्लोटर्स लगे होते हैं, उसके साथ जो है वो सिंकर्स अटैच होंगे, फिश जो है आएगी उसके साथ उसके गिल्स जो है वो अटक जाएंगे, तो फिश जो है वो पकड़ी जाएगी, ठीक है। नारा, इट इज मेड ऑफ कॉटन और नाइलॉन, ये कॉटन या नाइलॉन की बनी होती है। फ्लोट्स ऑफ रीड्स बट नो सिंकर्स, ऑपरेटेड बाय 4 to 10 पर्सन, यूज इन स्टेगनेंट वाटर्स इन हैदराबाद एंड खैरपुर एरियाज। खैरपुर एरियाज और हैदराबाद के अंदर स्टेगनेंट वाटर के अंदर 4 से 10% जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी सिंकर्स नहीं लगे होते, लेकिन इसके पास जो है वो फ्लोटर्स होते हैं, ठीक है। व्हेन लेड इन वाटर इट सिंक्स लाइज लाइंग बिटवीन 1 foot to 6 foot बिलो वाटर एरियाज यूज फॉर कैचिंग ऑल टाइप फिश। अब पानी के अंदर अगर हम इसको डालते हैं तो 1 फीट से लेके 6 फीट तक ये पानी के अंदर चली जाती है, और ये तमाम टाइप की मछलियों को पकड़ने के लिए यूज होती है, ठीक है। देन आती है हमारे पास उजानी। इट इज मेड ऑफ नाइलॉन प्रोवाइडेड विद अर्थन फ्लोट्स एट हेड रोप्स एंड आयरन लेड सिंकर्स एट ग्राउंड रोप्स। इट इज ऑपरेटेड बाय 3 to 5 पर्सन। इसको ऑपरेट करने के लिए जो है वो 3 से 5 लोग होते हैं। इट इज यूज फॉर कैचिंग पाला फिश इन रिवर इंडस। रिवर इंडस में पाला मछली को कैच करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक हो गया। देन आती है हमारे पास फिक्स्ड नेट्स। फिक्स्ड नेट्स का मतलब क्या होता है कि हम जो है इसको पानी के अंदर फिक्स कर देते हैं, बस इसकी उसकी बेस को भी और उसके ऊपर वाले पोर्शन को भी, और देन मछलियां इसके अंदर जब आ जाती हैं तो हम उसको पकड़ कर ले आते हैं। फिक्स्ड नेट्स का मतलब ये होता है कि बिल्कुल भी फ्लोटिंग या इस तरह का कोई सीन नहीं होता इसका, ठीक है। अडुआ और पठारो, इट इज रेक्टेंगुलर कॉटन नेट विदाउट फ्लोर्स, फ्लोर्स नहीं लगे होते हैं, रेक्टेंगुलर कॉटन होती है। द सिंकर्स विद पॉकेट्स आर एट द लोअर एंड, लोअर एंड के ऊपर सिंकर्स अटैच होंगे। इट इज ऑपरेटेड बाय फिशरमैन इन 2 or more बोट्स हु मूव बाय बीटिंग देयर copper utensils, rocking their boats from side to side and splashing water with bamboos, thereby trapping fish in stagnant waters, especially in big lakes of Hyderabad areas। मतलब जो फिशरमैन है, 2 फिशरमैन इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना पानी के अंदर जाते जाते अपनी बोट्स को साइड बाय साइड बीट करेंगे, पानी को स्प्लैश करेंगे बैम्बूज के साथ स्टेगनेंट वाटर के अंदर, क्योंकि स्टेगनेंट वाटर मतलब खड़ा पानी होता है। जब उसको बीट करेंगे उसके अंदर जो है वो हलचल यूज हो जाएगी पानी के अंदर, और उसके अंदर से जो है वो मछलियों को कैच करते जाएंगे, ठीक है। चादर जल, इट इज रेक्टेंगुलर नेट यूज्ड इन shallow water ponds spread in the center of a pond with its corner tied with poles which are fixed into soil. इट इज ऑपरेटेड बाय 4 or more persons from the corners of pond। इसको जो है वो 4 से ज्यादा
लोग 4 या 4 से ज्यादा लोग ऑपरेट करते हैं। हु लिफ्ट द नेट इमीडिएटली आफ्टर ट्रैपिंग द फिश, ठीक है। देन आता है हमारे पास खांडी। इट इज रेक्टेंगुलर कॉटन नेट विदाउट फ्लोट्स एंड सिंकर्स। ये कॉटन नेट है, इसके पास फ्लोट्स और सिंकर्स नहीं होते। इट इज फिक्स्ड विद लॉन्ग बैम्बूज। लॉन्ग बैम्बूज के साथ इसको जो है वो बैम्बू लगा के उसके अंदर नेट लगा के इसको फिक्स किया होता है विद द गैप ऑफ 6 to 8 feet। इट्स हेड एंड इज फ्लश्ड विद वाटर। इसका जो हेड एंड है वो पानी के साथ फ्लश होता है। एंड लोअर एंड इज फिक्स्ड इन मड, मतलब ऊपर वाली साइड पे पानी होगा और नीचे वाली साइड है उसकी वो मड के अंदर बिल्कुल हमने फिक्स की होगी, ठीक है। देन आती है हमारे पास हैंड नेट्स। ओके, हैंड नेट्स के अंदर जो है वो दांगला है, कलेरा है, उसके बाद कोचरी है, सगन, सैंड और सिम्बोई। तो ये नेम आपने याद रखने हैं। और दूसरी बात आपने ये याद रखना है कि इसको कितने पर्सन ऑपरेट करते हैं और इसकी जो किस एरिया के अंदर इसको यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास दांगला है तो शेखुपुरा, गुजरांवाला और सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में यूज करेंगे। अगर हमारे पास कलेरा है तो इसको जो है वो ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट के इंडस रिवर के अंदर पाला मछली को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है और इसको एक पर्सन ऑपरेट करता है। देन हमारे पास आता है कोचरी। ये जो है वो मुल्तान डिवीजन के अंदर यूज की जाती है। देन सगन जो है वो मुल्तान डिवीजन के अंदर यूज की जाती है। देन सैंड और संबोई जो है वो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडस रिवर में पाला मछली को पकड़ने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको मेमोराइज कर लेना है। देन आती है रोड्स एंड लाइंस। रोड्स एंड लाइंस की पहले हम फिगर देख लेते हैं। इस तरह की अगर हम जो है वो प्रेटस यूज कर रहे हैं फिश को पकड़ने के लिए तो हम इसको बोलते हैं रोड्स एंड लाइंस। इसके अंदर जो है हमारे पास आ जाती है बांसी, चब और छिपली, वांग और डोरी। इसको भी आपने उसी फैशन में जो है वो याद करना है, ठीक है। मानसी को हम देख लेते हैं। इट इज अ फिशिंग रोड। ये एक फिशिंग रोड होता है जो बैम्बू का बना होता है विद और विदाउट अ पुली। पुली मतलब ये जो उसके साथ पुली अटैच हुई है, ये कभी किसी के साथ अटैच होती है, किसी के साथ जो है वो अटैच नहीं होती। एंड अ लाइन मेड ऑफ कॉटन और नायलॉन विद वन बार्क्ड हुक फिक्स टू द लाइन विद द फ्लोट ऑफ रीड और लाइट वुड। और हमने जो है वो यहाँ पे जो पानी के अंदर भेजना है, ठीक है, उसके साथ हमने हुक अटैच की थी। हुक, उस हुक के ऊपर फूड लगाते हैं और फूड को जो है मछली खाने के लिए आती है। जैसे ही वो खाने के लिए आएगी तो हमें पता चल जाएगा इसके अंदर जो फिश है वो अटक गई है, तो हम उसको जो है वो पुली की मदद से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। Then chub or shiplet is type of rod and line used by children with one barbed hook and a float of reed. देन आते हैं हमारे पास वांग। इट इज लॉन्ग लाइन मेड ऑफ कॉटन और नायलॉन कॉर्ड स्नूड्स विद बार्ब्ड हुक्स एट देयर एंड्स व्हिच आर अटैच्ड टू द लाइन एट सुटेबल इंटरवल्स। टू एंड्स ऑफ लाइन आर टाइड टू बोर्ड्स एंड हुक्स आर बेटेड एंड लेफ्ट ओवरनाइट इन वाटर एंड आर होल्ड इन द मॉर्निंग। मतलब वो ये कह रहे हैं कि इसको जो है वो हम बोर्ड के साथ अटैच करके ओवरनाइट पूरी रात के लिए हुक्स को पानी के अंदर जो है वो रखेंगे और सुबह को आगे जो है वो जिसकी जो भी इसके अंदर जो मछलियां हैं वो पकड़ी गई होंगी, कैच होंगी, उसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। Then dory, it is a hand line comprising a strong cotton or nylon cord provided with 1 to 3 barbed hooks and with a float of reed or piece of light wood. Okay. देन आ जाता है हमारे पास स्पीयर्स। स्पीयर्स क्या होते हैं? हम पीछे जो है वो नेट्स के बारे में पढ़ कर आए हैं जिसके जरिए हम जो है वो मछली को पकड़ते हैं। स्पीयर्स के जरिए हम मछली को जो है वो हिट करते हैं, ठीक है। इस तरह का जो इसका ऑपरेटर्स होता है, जब हम उसको हिट करेंगे, हिट करके उसको फिर पकड़ेंगे, ठीक है। भाला और तीर, इट इज composed of a blade with 4 to 5 barbed points attached to a bamboo or wooden shaft thrown either from boat or bank with great force at the fish। वो बात है कि इसके साथ जो है वो ये ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है। हम जो है वो फिश के ऊपर इसको काफी फोर्सफुली ऐसे पुश करते हैं। The blade plunges into body of fish. A spear is lifted out of the water and fish removed। जो मछली उसके साथ अटैच हो जाती है, हम जब उसको पानी से बाहर निकालते हैं तो फिश जो है उसको वहां से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। देन आती है हमारे पास चाटू। इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्लेड विथ 2 बार्ड पॉइंट्स अटैच टू अ वुडन शाफ्ट और बैम्बू यूज्ड फॉर किलिंग टर्टाइजेज इन मांचर लेक। मांचर लेक में टर्टाइज को किल करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। द हंटर बाय क्रिएटिंग वाइब्रेशंस इन द वाटर कॉजेज द प्रे टू कम ऑन द surface। As the prey comes above, he plunges the spear in its soft parts and lift it out of the water, ठीक है। तो मतलब इस ये मछली के अंदर अपना औजार मार कर उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। ओके, अब हमने जो डिस्कस करना है वो है फिश मार्केटिंग। फिश मार्केटिंग को हमने जो है वो स्टोरेज एंड मार्केटिंग वाली वीडियो के अंदर भी अच्छे से देखा था। यहाँ पे हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। फ्रेश फिश इज ट्रेडेड थ्रू आउट पंजाब। रिटेल मार्केट्स कौन सी होती है? मैंने आपको बोला था रिटेलर्स वो होते हैं जो फिश को डायरेक्ट जो है वो अब कंज्यूमर को ही देंगे, ठीक है।
फिश मार्केटिंग के अंदर हमने डिफरेंट इंटरमीडिएट्स को भी देखा था कि एक जो है वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाने के लिए उसके दरमियान में काफी लोग आ जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, ठीक है, और मार्केट ओनर्स होते हैं। देन फिर हमारे पास क्या जाते हैं, रिटेलर्स आते हैं, एक्चुअल जो दुकानदार होते हैं, जिससे जो आदमी है, लोग जो है कंज्यूम जिन्होंने करनी है, मछली खानी है, वो लेकर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिटेलर्स, ठीक है। जो रिटेल मार्केट्स होती हैं वो तमाम सिटीज के अंदर और प्रोविंस के टाउन्स के अंदर भी, मतलब कस्बों के अंदर भी मछलियां बेचने वाले होते हैं और सिटीज के अंदर भी होते हैं, ठीक है। और जो होलसेल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट्स होती हैं वो सिर्फ सिटीज और बिग टाउन्स के अंदर ही पाई जाती हैं, ठीक है। मार्केटिंग ऑफ द फिश कंटिन्यूज थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है वो फिश की मार्केटिंग होती है, जून जुलाई और अगस्त के महीनों के अलावा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, कसूर और साहिवाल के अंदर जो है वो पंजाब की मेजर फिश मार्केट्स पाई जाती हैं, ठीक है। ईच डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील हेडक्वार्टर आल्सो सर्व एज अ फिश मार्केट, मतलब जो तहसील यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है वो भी फिश मार्केट के तौर पे मछलियां जो है वो बेचता है, ठीक है। पंजाब के अंदर अगर हमने फिश मार्केटिंग को देखना है तो फ्रेश वाटर इज सोल्ड ईयर अराउंड अक्रॉस पंजाब एक्सेप्ट इन जुलाई, जून जुलाई अगस्त, मतलब पूरे पंजाब में थ्रू आउट ईयर जो है वो मछलियां सेल होती रहती हैं, लेकिन इन 3 मंथ्स को छोड़ के। रिटेल मार्केट्स एग्जिस्ट इन नियरली ऑल टाउन्स while wholesale markets are found in larger cities like Lahore, Rawalpindi and Faisalabad. However, marketing is challenged by fish perishable nature. अब मार्केटिंग को कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ठीक है। पहली बात तो यह है कि जो फिश है, जिसकी जो लाइफ है, वो जिसकी जिंदगी इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, खराब होने का खतरा है, तो मार्केटिंग के अंदर वो लॉस का खतरा होगा। ट्रांसपोर्टेशन पुअर हुई है, ठीक है, उसकी जो है वो कैचिंग अच्छे तरीके से नहीं हो रही, स्टोरेज जो है उसमें कमी आ रही है, देन अनरेगुलेटेड मार्केट्स हैं, या फिर कंज्यूमर की जो डिमांड है वो कम है, तो ये सारी चीजें जो है वो मार्केटिंग को काफी इफेक्ट करती हैं। अब मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं? मार्केटिंग चैनल्स एक ऐसा रूट होता है जिसमें प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाने की जो पाथवे होता है मछली का, उसको हम क्या बोलते हैं? फिश चैनल्स, फिश मार्केटिंग चैनल्स, ठीक है। आ रूट फॉलोड बाय अ कमोडिटी, कमोडिटी होती है प्रोडक्ट जो हम जो है वो मार्केट में लेकर आ रहे हैं। द मार्केटिंग ऑपरेशन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज कॉल्ड मार्केटिंग चैनल, मतलब हमारी जो अशिया है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाने का जो पाथवे है उसको हम जो है वो मार्केटिंग चैनल बोल रहे हैं, ठीक है। द मार्केटिंग ऑफ फिश इन पंजाब इज कैरिड आउट थ्रू इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल का मतलब क्या होता है कि एक जो है वो हमारे पास डायरेक्ट जो है वो प्रोड्यूसर से जो प्रोड्यूस कर रहा है कंज्यूमर में जा सकती है डायरेक्टली, और इनडायरेक्ट चैनल का मतलब होता है कि इसके अंदर काफी इंटरमीडिएरीज, मतलब होलसेलर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स और जो है वो रिटेलर्स जो है वो शामिल हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू पंजाब के अंदर मछलियां बेची जा रही हैं, ठीक है। फिश इज जनरली ब्रॉड इन द मार्केट डायरेक्ट फ्रॉम रिवर्स एज वेल एज फ्रॉम द फिश फार्म्स इन प्राइवेट सेक्टर। हम फिश को डायरेक्टली रिवर से भी लेकर आ सकते हैं और फिश फार्म से भी जो है वो लेकर आ सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। Some quantity of fish is directly auctioned to retailers, whereas the surplus quantity is marketed to the wholesalers. मतलब ऑक्शन का मतलब यह है कि नीलामी के जरिए भी जो है वो रिटेलर्स कंज्यूमर्स को मछलियां देते हैं, और जो होलसेलर्स है वो भी मार्केट के अंदर जो है अपनी मछलियां फरोख्त करते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज के अंदर क्या कौन से लोग जो है आ जाते हैं। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज इंक्लूड all the individuals or firms who handle the fish after it leaves the producer until it reaches the consumer, मतलब वो सारे लोग इसके अंदर शामिल होंगे जो किस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। मछली जब प्रोड्यूसर के हाथ से निकली और कंज्यूमर के हाथ में गई, उनके दरमियान में जितने भी लोग आएंगे उसको हम इंटरमीडियरीज बोलेंगे, ठीक है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन हु एज्यूम्स बिजनेस रिस्क। अब ये भी दो तरह के होते हैं, एक वो जिसको जो है वो बिजनेस रिस्क होता है, मतलब वो सारा का सारा माल जो है वो प्रोड्यूसर से उठा के ले आएगा। अब उस बंदे के ऊपर है कि नेक्स्ट उसका जो है वो बिकता है नहीं बिकता, उसको मछली को कोई बीमारी लग जाती है, मछली जो है वो खराब हो जाती है, तो वो जो है बिजनेस रिस्क पे होता है, ठीक है। इन्वेस्ट कैपिटल एंड एक्सेप्ट द टाइटल ऑफ गुड्स, दैट इज कॉन्ट्रैक्टर, प्राइवेट फिश फार्मर, मिडल मैन एंड रिटेलर्स। तो ये सारे आदमी जो है वो हमारे पास बिजनेस रिस्क के अंदर वाली टाइप के अंदर आ जाएंगे। और जो दूसरे होते हैं अदर्स हु बियर नो रिस्क, जिसको कोई रिस्क नहीं होता, एंड डू नॉट एक्सेप्ट द ओनरशिप, और ओनरशिप को एक्सेप्ट नहीं करते कि हम सारी की सारी मछलियां जो हैं वो ऑन करके ले आए देन अपने बिहाफ पे बेचें, ये वो वाली कैटेगरी में फॉल नहीं करते। बट सेल देयर सर्विसेज, दैट इज फिशरमैन, कमीशन एजेंट्स एंड जॉबर्स, मतलब वो जिन्होंने पैसे लेकर जो अपना काम परफॉर्म करना है, उसका उसकी मार्केटिंग से उसकी सेलिंग से कोई लिंक नहीं होता।
ओके, अब फर्स्ट सबसे पहले आते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टर्स परफॉर्म अ की रोल इन द मार्केटिंग ऑफ फिश। दे टेक द कॉन्ट्रैक्ट्स और लीज ऑफ फिशिंग राइट्स ऑफ पब्लिक वाटर एरियाज फ्रॉम द फिशरीज डिपार्टमेंट। फिशरीज डिपार्टमेंट से ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे। दे मैनेज द कैचिंग ऑफ फिश एंड सप्लाई टू मार्केट्स। ये फिश की कैचिंग को भी मैनेज करेंगे और जो है इसकी सप्लाई मार्केट्स तक ले जाएंगे। देन प्राइवेट फिश फार्म्स, दे प्रोड्यूस द फिश इन देयर फार्म्स एंड सप्लाई द सेम टू द मार्केट। ये अपने फार्म्स के अंदर जो है वो फिश को ग्रो करवाएंगे और मार्केट के अंदर सेल करेंगे। देन होलसेलर्स, होलसेलर्स का काम क्या होता है? दे बाय एंड सेल द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फिश। दे ऑपरेट देयर बिजनेस इन असेंबली टू अट्रैक्ट सेलर्स। दे एक्सटेंड शॉर्ट टर्म लोन्स टू बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन द प्लेज दैट कॉलोनीज वुड सेल द फिश टू देम। मतलब ये जो है होलसेलर्स लार्ज अमाउंट में फिश को सेल करते हैं और जो हमारे पास लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, या फिर जो लार्ज अमाउंट में ये मछलियां सेल कर रहे हैं तो ये लोगों को जो है वो लोन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, अब हमने देखना है रिटेलर्स। रिटेलर्स क्या होते हैं? अब यहाँ से मछलियां जो है वो कंज्यूमर्स के पास जानी है, ठीक है। दे बाय द फिश इन स्मॉल लोड्स एंड सेल टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स, ठीक है। ये स्मॉल अमाउंट में मछली को लेकर आते हैं होलसेलर से और कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। फिश रिटेलर्स इज मोस्टली डन थ्रू शॉपकीपर्स। फिश रिटेलिंग जो है वो शॉपकीपर्स के थ्रू ही होती है। हाउएवर अ नंबर ऑफ हॉकर्स एंड वेंडर्स सेल फिश बाय सिटिंग एट फुटपाथ्स और वेंडरिंग ऑन बाईसाइकिल्स। मतलब जो फेरी वाले होते हैं, मछलियां लेकर जा रहे होते हैं, आप साइकिल के अंदर देखा होगा, बाईसाइकिल के अंदर देखा होगा, यहाँ पे रोड्स के ऊपर बैठे होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रिटेलर्स होते हैं जो मछलियां कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। देन फिश सप्लाई टू मार्केट्स। अब फिश की सप्लाई हमने मार्केट्स तक करनी है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमने कौन सी चीजों को देखना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम फिश की कैचिंग कर रहे हैं। द कॉन्ट्रैक्टर एंड प्राइवेट फिश फार्मर्स इंगेज द फिशरमैन on contract basis to catch the fish farm from public water areas and private fish farms. The fishermen generally operate in a group and weights are paid in accordance with the quantity of fish caught either in the shape of cash or kind। मतलब यहाँ पे हमने जो है वो फिश की कैचिंग कर ली। डी गटिंग का मतलब होता है हमने जो है वो फिश के अंदर से एलिमेंट्री किनाल को, उसके गिल्स को, सारा कुछ रिमूव कर देना, जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसकी जो है वो डिकम्पोजिशन करके उसको खराब कर सकते हैं। तो हम अगर उसकी स्टोरेज अच्छी तरीके से करेंगे तो फिर मार्केट के अंदर भी उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, वो मछली खराब नहीं होगी। तो डी गटिंग इज अ प्रोसेस परफॉर्म्ड आफ्टर कैचिंग द फिश। मछली पकड़ने के बाद हम क्या करते हैं? डी गटिंग करते हैं। इसका इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? एन इंसिजन इज गिवन टू द फिश टू रिमूव द गिल्स एंड इंटेस्टाइन्स। मतलब हम उसको कट देते हैं उसकी गिल्स और इंटेस्टाइन को रिमूव करने के लिए, और इट इंक्रीजेज द स्टोरेज लाइफ ऑफ द फिश, और ये फिश की स्टोरेज लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं। देन हम ग्रेडिंग करते हैं उसकी। फिश की पॉपुलेशन जो है वो हेट्रोजीनियस है, उसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। फिर हम जो है वो स्पीशीज को, डिफरेंट स्पीशीज को उनके वेट के हिसाब से जो है वो अलग कर देते हैं, उनकी ग्रेडिंग कर देते हैं ताकि हमारी जो मार्केटेबल वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। ये देखें, अब ये जो है वो उसकी डीकटिंग हो रही है। फिश को जो है वो हम इंसीज करके उसके अंदर से उसकी एलिमेंट्री किनाल को, गट को, गिल्स को, सारा कुछ रिमूव कर रहे हैं। देन फिश की जो है वो पैकिंग करते हैं। फिश इज मोस्टली पैक्ड विद आइस फॉर हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। पैकिंग के अंदर भी हमने बहुत लंबा चौड़ा जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है कि किस तरह से हम अपनी फिश को जो है वो प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, हैंडलिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और फिर जो है उसको बास्केट और बैग्स के अंदर हम पैक कर देते हैं। फिर उसकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हम मैन खुद, मतलब खुद अपने हाथ से भी लेकर जा सकता है, एनिमल बैग को भी यूज कर सकते हैं, मोटर व्हीकल्स को भी, रेलवेज को भी यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देन हमने देखना है, फिश मार्केटिंग का टॉपिक हमारा कवर हो गया, जिसके अंदर हमने जो है वो देखा कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो हम फिश को मूव करवा रहे हैं उसके अंदर कितने इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं और मार्केट जो है वो किस तरह से चल रही है। अब हमने देखना है ऑर्नामेंटल फिशरीज की कल्चरिंग जो है वो क्यों करवाई जा रही है और कैसे करवाते हैं, उसका क्या मतलब है। ऑर्नामेंटल फिश होती हैं ऐसी मछलियां जो हम अपने घर में डेकोर के लिए जो है वो एक्वेरियम के अंदर डाल के रखते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल फिश कल्चर इज एन ओल्ड प्रैक्टिस विच इज बीइंग कैरिड आउट इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये तकरीबन दुनिया के तमाम हिस्सों के अंदर ये वाली जो है वो कल्चरिंग करवाई जा रही है ऑर्नामेंटल फिशेस की। there are number of types and varieties of ornamental fishes with specific characteristics for display and एग्जीबिशन। हम जो है वो
ऑर्नामेंटल फिशेस की डिफरेंट टाइप्स को, वैरायटीज को कल्चर करवाते हैं ताकि उसको डिस्प्ले कर सके, एग्जीबिशंस के अंदर उसको रख सके, ठीक है। अब एक्वेरियम फिश प्रोडक्शन के अंदर द मेजोरिटी ऑफ एक्वेरियम फिशेस आर एग लाइंग स्पीशीज विद एग्स बीइंग एक्सपेल्ड बाय द फीमेल एंड फर्टिलाइज्ड बाय मेल ड्यूरिंग स्पॉनिंग। अब एग लेइंग फिशेस स्पीशीज होती हैं जिसमें जो फीमेल है वो एग ले करती है और मेल भी जो है वो स्पॉनिंग के जरिए स्पर्म्स रिलीज करता है और देन उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। विद इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर द एग लेइंग स्पीशीज कॉमनली फाउंड इन एक्वेरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। अब एक्वेरिया के अंदर हमने एग लेइंग स्पीशीज को 5 ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया उनकी स्पॉनिंग हैबिट्स को देखते हुए। अब उसके अंदर क्या आ जाएंगे वो देख लेते हैं। एग स्कैटरर्स हैं, एग बरियर्स हैं, एग डिपोस्टर्स हैं, माउथ ब्रीडर्स एंड नेस्ट बिल्डर्स हैं। इन इन 5 कैटेगरीज के अंदर हमने फिश को जो है वो डिवाइड कर दिया है। एग स्कैटरर्स क्या होते हैं? दीज फिशेज शो लिटिल और नो पेरेंटल केयर। मतलब अंडे या मतलब अपने एग्स रिलीज करने के बाद जो उनकी सिबलिंग मतलब उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, सॉरी, उनके ऊपर कोई भी पेरेंटल केयर ये शो नहीं करती। दे आर सिंपली स्कैटर देयर एग्स इनटू वाटर। ये बस एग्स को पानी के अंदर रिलीज करती जाएगी, पेरेंटल केयर कोई नहीं है इसके अंदर। एग्जाम्पल में आ जाएंगी बार्ब्स एंड गोल्ड फिश। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको याद रखना है कि एग स्कैटरर्स के अंदर, कैरियर्स के अंदर कौन कौन सी फिश आ रही है। देन एग कैरियर्स, दीज फिशेज मेक सम एफर्ट टू केयर फॉर देयर एग्स इवन इफ दे नेवर सी देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब ये जो है वो थोड़ी बहुत पेरेंटल केयर शो करती है। इसकी एग्जाम्पल में आ जाती है किली फिश, माउथ के अंदर जो है वो उसको रख के उसकी केयरिंग करेगी। एग डिपोजिटर्स, एग डिपोजिटर्स दीज फिशेस सेलेक्ट अ ब्रीडिंग पार्टनर। ये वाली मछलियां जो है अपना ब्रीडिंग पार्टनर जो है वो सिलेक्ट करेंगी एंड चूज अ स्पेसिफिक स्पॉनिंग साइट, और स्पॉनिंग साइट को चूज करेंगी जहाँ पे जाके उसने जो है वो एग्स और स्पर्म्स को रिलीज करना है। विच दे क्लीन एंड डिफेंड बाय चेजिंग अवे अदर फिश। वहां पे जाके अपनी साइड को क्लीन करेगी और दूसरी फिश से अपनी साइड को जो है वो बचाएगी। एग्स आर डिपोजिटेड ऑन सर्फेसिस लाइक प्लांट लीव्स, टैंक साइड्स और ग्रेवल डिप्रेशंस। और एग्स को जो है वो कौन से सर्फेसिस पे डिपॉजिट करेगी? प्लांट लीव्स के ऊपर डिपॉजिट कर सकती है, टैंक साइड्स के ऊपर डिपॉजिट कर सकती है, और ग्रेवल होती है हमारे पास, मिक्सचर होता है छोटे छोटे स्टोन पार्टिकल्स का, सैंड पार्टिकल्स, उसको हम ग्रेवल बोलते हैं, उसके ऊपर जाके अपने एग्स को रिलीज करेगी। इसके एग्जांपल में एंगल फिश आ जाती है और टिलापिया आ जाती है, और टिलापिया को हम माउथ ब्रीडर्स भी बोलते हैं। ये जो है वो अपने एग्स को माउथ के अंदर रख के जो है उसको केयर प्रोवाइड करती है जब तक उसकी जो है वो हैचिंग ना हो जाए। अब जो हैच्ड एग्स को, हैचलिंग्स को जो है माउथ से बाहर निकालेगी टिलापिया। देन आते हैं नेस्ट बिल्डर्स। नेस्ट बिल्डर्स का नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये जो है पहले नेस्ट बनाएगी, उसके अंदर अपने अंडे जो है वो डिपॉजिट करेगी। दीज फिशेस कंस्ट्रक्ट नेट्स वेयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर लेड एंड प्रोटेक्टेड अंटिल हैचिंग, और हैचिंग तक उसको प्रोटेक्ट करेगी। गुरेमिस और कुछ सन फिशेस की एग्जांपल में आ जाती हैं। देन लाइफ बेयरर्स, दीज फिशेस डू नॉट ले एग्स एक्सटर्नली। ये जो मछलियां हैं वो एग्स जो है वो नहीं, अंडे रिलीज नहीं करती, इंस्टेड द एग्स डिवेलप इनसाइड द फीमेल। जो एग्स की डेवलपमेंट है वो फीमेल के बॉडी के अंदर ही होगी और ये यंग वन को बर्थ देंगी, ठीक है। द मेल्स एनल फिन इज मॉडिफाइड इनटू गोनोपोडियम टू ट्रांसफर स्पर्म इनटू द फीमेल। इसमें क्या होता है कि अब जो एग्स हैं वो बॉडी से बाहर नहीं आ रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। तो इंटरनली फर्टिलाइज करने के लिए जो मेल है उसका एनल फिन मॉडिफाई करके गोनोपोडियम में कन्वर्ट होता है, जिसकी मदद से जो है वो स्पर्म्स को फीमेल के अंदर ट्रांसमिट किया जाता है और उसके अंदर सारी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जो फिश है वो यंग वन को बर्थ देगी। टाइप्स ऑफ लाइफ बेयरर्स, विविपेरस, ओवोविविपेरस। विविपेरस के अंदर एग्स आर नॉरिश थ्रू द फीमेल्स ब्लड स्ट्रीम, और ओवोविविपेरस के अंदर जो एग्स की नॉरिशमेंट है वो यॉक सैक के जरिए होगी फीमेल बॉडी के अंदर ही। मतलब यॉक सैक से वो अपनी फूड लेगा और ये ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्ट जो है वो न्यूट्रिएंट्स उसको मिलती रहेगी। देन आती है हमारे पास कुछ इक्वेरियम फिशेस, इंपॉर्टेंट इक्वेरियम फिशेस जिसको आपने याद करना है कि इक्वेरिया के अंदर हम कौन सी फिश को जो है वो ग्रो करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सी इक्वेरियम फिशेज हैं जिसको हमने ग्रो करवाना है। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास गोल्ड फिश, ठीक है। Goldfish are available in sizes from 1 to 5 inch. They span at around 4 to 5 inch in length and have been selectively bred for diverse colors, fin shapes and eye forms. मतलब इनके अंदर जो कलर्स हैं वाइब्रेंट्स होते हैं, इनकी शेप्स काफी अच्छी होती हैं। घर की डेकोरेशन के लिए जो है हम इसको एक्वेरिया के अंदर रख लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो है वो ग्रोथ करवाई जाती है, ठीक है।
गोल्ड फिश आर हार्डी, टॉलरेट हैंडलिंग, कंज्यूम ड्राइड फूड एंड आर विजुअली अपीलिंग। मतलब काफी जो है वो प्लेयर का समा होता है इसको देखने में, काफी लोगों को जो है वो अम्यूजमेंट मिलती है। ठीक है, ये गोल्ड फिश होती है, इसके कितने वाइब्रेंट्स और खूबसूरत से कलर हैं, खूबसूरती का एहसास होता है इसको देख के। देन आती है हमारे पास जेब्रा फिश, a popular small ornamental fish about 1.5 इंच that reproduces easily in captivity। कैप्टिविटी के अंदर जो है वो इजीली रिप्रोड्यूस कर जाएगी, 75 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के टेम्परेचर को जो है वो बियर कर देती है और ड्राइड फूड के ऊपर फीड करती है। फॉर स्पॉनिंग प्लेस मेल्स एंड फीमेल्स इन शैलो टैंक। स्पॉनिंग के लिए हम मेल्स और फीमेल्स को शैलो टैंक के अंदर रख देते हैं यूजिंग अ सस्पेंडेड नायलॉन नेट केज। एग्स फॉल थ्रू द नेट प्रिवेंटिंग प्रेडेशन। they can also spawn over gravel in larger tanks। लार्जर टैंक्स में ये ग्रेवल के ऊपर भी स्पॉन कर सकती है, और वैसे हम शैलो टैंक्स के अंदर जो है वो इसको मेल और फीमेल को जो है वो भेज देंगे वहां पे जाके स्पाइनिंग फर्टिलाइजेशन देन अपने साइकिल को जो है वो कंटिन्यू करेंगी। उसके बाद आती है हमारे पास गुप्पी फिश, नोन फॉर द रैपिड रिप्रोडक्शन एंड मिनिमल रिस्क ऑफ ईटिंग देयर यंग। गुपीज हैव अ शॉर्ट लाइफ साइकिल। इसका जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट होता है एंड आर ब्रीड फॉर वेरियस कलर्स एंड फिन शेप्स। दे आर इजी टू रेज एंड वेरी पॉपुलर अमंग हॉबीज। मतलब के लोग जो है वो इसको ज्यादा कल्चर करवाते हैं क्योंकि इसके जो कलर्स हैं वो काफी वाइब्रेंट होते हैं और इनको जो रेस करना, इनकी ग्रोथ करवाना काफी आसान होता है। ये देखें, ये जेब्रा फिश है और ये गुप्पी फिश है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास प्लेटी फिश एंड देन बुल हेड्स। इनके नाम आपने अच्छे से याद रखने हैं कि कौन सी फिश को जो है हम एक्वेरिया के लिए यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमने देखना है कि अब पोल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है फिश की इकोलॉजी के ऊपर, और जो ये पोल्यूशन है वो कौन सी रिसोर्सेज क्या हैं इनके, किधर से जो है वो पानी को पोल्यूट किया जा रहा है। ठीक है, रिड्यूस्ड फिश प्रोडक्शन फ्रॉम नेचुरल वाटर्स। अगर पानी के अंदर जो है पोल्यूशन हम ज्यादा कर देंगे तो फिश की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी और फिश की जो है वो डेथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इंक्लूड, कौन से फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फिश की प्रोडक्शन की डेथ में या उसकी कमी में। कंस्ट्रक्शन ऑफ बराज ऑन रिवर्स, रिवर्स के अंदर जो हमने बराज की फॉर्मेशन कर दी तो उनकी जो है वो हमने पाथ को बिल्कुल उसके जो हैबिटेट है उसको डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से वो माइग्रेट नहीं कर पा रही। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी फिश की डेथ हो रही है। हीट डिस्चार्ज फ्रॉम पावर न्यूक्लियर प्लांट्स एंड ड्राफ्ट, ड्राफ्ट कहर की वजह से, ये सारे जो फिनोमिनाज हैं, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो फिश की डेथ का सब बायस बन रहे हैं। ठीक है, देन एक्वेटिक पोल्यूशन, पोल्यूटिंग एलिमेंट्स। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन की वजह से जो है वो काफी नेचुरल वाटर्स के अंदर पोल्यूशन जनरेट हो रही है। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो हम एग्रीकल्चर के अंदर यूज करते हैं वो पानी जो है वो वाटर बॉडीज के अंदर जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी फिश की लाइफ है वो थ्रेटनिंग में है। द मेन सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज काबुल, जहलम, चिनाब, रावी एंड सतलुज आर वाइटल फॉर फिशिंग एंड फिश ब्रीडिंग। हाउएवर देयर these waters have become polluted reducing their productivity। अगर हम इस इन नेचुरल वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर देंगे तो फिर हमारे पास जो है वो फिश की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब मेन पोल्यूटेंट्स क्या है हमारे पास, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल रिलीज हो रहा है पानी के अंदर जा रहा है, डोमेस्टिक सीवेज, देन एग्रीकल्चरल केमिकल्स, एग्रीकल्चर के अंदर जो हम केमिकल्स यूज करते हैं पानी के जरिए जो है वो वाटर बॉडीज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे पोल्यूटेंट्स जो है वो कलेक्टिवली वाटर की क्वालिटी को भी डिग्रेड कर रहे हैं और फिश के हैबिट्स को भी, उनकी रिप्रोडक्शन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के अंदर हमने देखना है कि कौन कौन से इस तरह के मादे हैं जो फिश की इकोलॉजी को, उसकी वाटर क्वालिटी को, उसकी जो फिश की प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं या फिर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास एसर्स हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसर्स, जो कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर केमिकल इंडस्ट्री से, स्टील इंडस्ट्री से आ रहे हैं, वो पीएच को जो है वो ज्यादा लो कर देते हैं और वाटर को एसिडिक कर देते हैं। कुछ अल्कलीज फूड इंडस्ट्री से, केमिकल इंडस्ट्री से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रहे हैं, वो पीएच को जो है वो 9 से बढ़ा देते हैं, मतलब उसको जो है वो बेसिक लेवल पर लेकर जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो एंटीबायोटिक्स आती हैं वो फिश को नुकसान पहुंचाती हैं। देन क्रोमियम, लेड, जिंक, कॉपर, मेटल प्रोसेसिंग जो हम कर रहे हैं लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनोडिंग, टैनरीज आर टॉक्सिक टू फिश। ये फिश के लिए काफी टॉक्सिक है। एज ए पार्टिसिपेट एंड क्लोग द गिल्स ऑफ फिश, ये फिश के जो गिल्स है उसको क्लोग कर देंगे और फिश को जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। कुछ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, लॉन्ड्री से जो है वो डिटर्जेंट्स पानी के अंदर ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो फिश के गिल्स हैं
वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। देन इंसेक्टिसाइड्स की मदद से जो है वो फिश का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। एमोनिया की जो रिलीज हम कर रहे हैं पानी के अंदर, उसमें जो है वो वाटर बैलेंस लेवल काफी हद तक डिस्टर्ब हो रहा है। देन साइनाइड्स फ्रॉम कोक मैन्युफैक्चर, मेटल प्लेटिंग इटीसी इनएक्टिवेट द एंजाइम सिस्टम रिलेटेड टू अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। ये फिश के अंदर जो है वो एंजाइम सिस्टम को इनएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से जो फिश है वो ऑक्सीजन को अपटेक नहीं कर पाएगी और उसकी जो है वो डेथ हो जाएगी। देन अगर हम सीवेज की बात करें तो जो हमारे पास डोमेस्टिक सीवेज है, घरेलू जो फुजला है वो पानी के अंदर डायरेक्टली हम लोग जो है वो रिलीज करी जा रहे हैं, उसके साथ भी जो पानी के अंदर काफी हद तक पोल्यूशन जनरेट हो रही है। वो किस तरह से, हमें पता है कि हमारे जो वेस्ट है उनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट को खत्म करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं और उसकी जो है वो डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं। जितनी ज्यादा अमाउंट में हम जो उसको रिलीज करते जाएंगे पानी के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करते वक्त वो जो है वो पानी की ऑक्सीजन को यूज करेंगे, जिसकी वजह से पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से जो डिजोल्व ऑक्सीजन है फिश के लिए वो कम हो जाएगी और फिश की डेथ हो जाएगी पानी के अंदर। तो इस वजह से हमने जो है वो इतनी ज्यादा अमाउंट में जो सीवेज वेस्ट है उसको पानी के अंदर रिलीज नहीं करना। River Ravi receives untreated sewage from Lahore with very little dilution during low flow. Rivers Chenab and other are similarly polluted by sewage from cities like Faisalabad and Multan. ठीक है। देन आता है हमारे पास एग्रीकल्चरल केमिकल्स। अब एग्रीकल्चर के अंदर से जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, जो हम मॉस्किटोज को, इंसेक्ट्स को, पैथोजेंस को खत्म करने के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर जो हमारी फसलों के ऊपर स्प्रे करते हैं, वो सारी की सारी चीजें जब पानी के अंदर चली जाएंगी तो वो भी मछलियों की जिंदगी का के लिए नुकसानदेह होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखने हैं कि पानी के अंदर मछली की ग्रोथ के लिए पैरामीटर्स कौन से हैं, उनकी सुटेबल रेंज क्या है और ऑप्टिमम रेंज क्या है। सुटेबल रेंज मतलब इतनी रेंज के अंदर जो फिश है सर्वाइव कर सकती है, और ऑप्टिमम रेंज का मतलब होता है कि इस टेम्परेचर के ऊपर जो फिश है वो अपना मैक्सिमम काम परफॉर्म करेगी, उसकी जो है वो ऑप्टिमम रेंज का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे हमने जो है वो टेम्परेचर, पीएच, लाइट की पेनिट्रेशन, इन सब पैरामीटर्स को देखना है। यहाँ पे उसकी जो है वो ऑप्टिमम रेंज लिखी हुई है, यहाँ पे ऑप्टिमम रेंज लिखी हुई है जिसके अंदर जो है फिश अपना मैक्सिमम काम परफॉर्म करेगी। ठीक है। और उसके अंदर जो टॉक्सिक गैसेस है लाइक एमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, टॉक्सिक मेटल्स, क्रोमियम, जिंक, लेड, निकल, ये सारी चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। देन व्हाट वर्किंग स्टैंडर्ड्स फॉर एफ्लुएंट डिस्चार्जिंग इनटू फिशिंग स्ट्रीम्स। अब वर्किंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो भी चीज जो है वो इंडस्ट्रीज से या फिर एग्रीकल्चर से हम अपने फिशिंग स्ट्रीम्स के अंदर रिलीज कर रहे हैं, उसके अंदर हमने जो है वो उसके ऊपर वर्क करना है। वर्क करने के बाद जो भी उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल है उसको कम करना है, उस पानी को जो है वो साफ करना है, और जो भी एफ्लुएंट हम उसके अंदर रिलीज कर रहे हैं और देन उसको जो है वो पानी के अंदर रिलीज करना है। तो यहाँ पे जो है वो उसके पैरामीटर्स भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे उसकी जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी हुई है, इसको आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है। देन हम अपनी जो है वो पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। पोल्यूशन इन फिश पॉन्ड्स मेनली अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। पोल्यूशन क्यों होती है, पोल्यूशन जनरेट होने के बाद पानी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिश की डेथ हो जाती है। हमने वो कमी नहीं होने देनी। और ये होती क्यों है, अगर हम फिश की ओवर स्टॉकिंग करवा दें, अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स को एक्सेसिव अमाउंट में यूज कर रहे हैं, अगर जो है ओवर फीडिंग लेडेड टू डिकेइंग अनईटन फूड, अगर ओवर फीडिंग करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो हमारी डिजोल्व ऑक्सीजन को खत्म कर रहे हैं। These factors increase biochemical oxygen demand. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी और फिश की जो है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हो जाएगी। ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से हैं, हमने जो है वो स्टॉकिंग रेट्स, फिश को स्टॉक करते हुए रिकमेंडेड लेवल को देखना है एंड यूज सुटेबल फिश स्पीशीज, और वो वाली स्पीशीज को ही चूज करना है जो उस इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल है। फर्टिलाइजर्स और मेन्योर्स को जो है वो प्रेस्क्राइब डोज के मुताबिक ही इस्तेमाल करना, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। फीड फिश प्रॉपरली यूजिंग द करेक्ट क्वांटिटी एंड मेथड्स, ओवर फीडिंग नहीं करवानी, करेक्ट क्वांटिटी और मेथड्स के मुताबिक उसकी जो है वो फीडिंग करवानी है। और हाइजीनिक कंडीशंस को फिश फार्मिंग ऑपरेशन के दरमियान क्या करना है, मेंटेन करना है। प्रॉपर मैनेजमेंट से जो है वो हम हेल्दी वाटर क्वालिटी को भी इंश्योर करवाएंगे और फिश की जो डेथ हो रही है पोल्यूशन के जरिए उसको भी हम कम करेंगे। ठीक है। अब जो है वो हम हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन इन नेचुरल वाटर्स। नेचुरल वाटर के अंदर हम किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके भी वही पैरामीटर्स हैं जो हम पीछे जो है वो पढ़ कर आए हैं। ठीक है। हम जो है वो वेस्ट के इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट, जो इंडस्ट्री से वेस्ट आ रहा है उसको जो है वो ट्रीट करेंगे पहले और देन पानी के अंदर भेजेंगे। ठीक है। देन क्वालिफाइड मॉनिटरिंग स्टाफ, अब ऐसा स्टाफ हम वहां पर ता, तायुन करेंगे, रखेंगे
जो उसकी जो है वो मॉनिटरिंग करेगा। पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज शुड डिप्लॉय ट्रेन पर्सनल एट एफलुएंट डिस्चार्ज पॉइंट्स टू वेरीफाई द वेस्ट हैज बीन प्रॉपर्ली ट्रीटेड। मतलब वहां पे वो ऐसा अमला रखते हैं या ऐसा अमला हम रखेंगे जो इस बात को चेक करता रहेगा कि जो पानी हम रिलीज कर रहे हैं क्या वो वाटर बॉडी के लिए ठीक है या नहीं। ठीक है। रिक्वायर्स वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज फॉर वाटर टेस्टिंग के लिए हम लेबोरेटरीज को यूज करेंगे। देन म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट सिटीज एंड टाउन्स मस्ट इंस्टॉल सिस्टम टू ट्रीट सीवेज एंड वेस्ट बिफोर रिलीजिंग इट इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। अब पानी जो हमारे पास म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट है उसको चाहिए कि वो हमारे पास ऐसे सिस्टम्स को इंस्टॉल करे जो सीवेज को ट्रीट करने के बाद रिवर्स और स्ट्रीम्स के अंदर रिलीज करे। फिर हमें जो है वो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने चाहिए। मास मोटिवेशन थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स इज एसेंशियल टू बिल्ड सपोर्ट फॉर pollution prevention. These coordinated efforts can significantly reduce pollution and protect fish habits in natural water bodies. तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब लोगों तक अवेयरनेस, अपने सीवेज को ट्रीट करके पानी के अंदर रिलीज करना, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को ट्रीट करके पानी के अंदर रिलीज करना, इन सारी चीजों को अगर हम अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारी जो नेचुरल वाटर्स के अंदर फिश है वो बच जाएगी। ठीक है। देन क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स ऑन फिश एंड फिशरीज। अब क्लाइमेट का क्या इफेक्ट होता है फिश के ऊपर वो हमने देखना है। जो क्लाइमेट है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस कर रहा है फिश को, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को, उनके इकोसिस्टम को। ईच स्पीशीज अडेप्टेड टू स्पेसिफिक ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल रेंज। जिस तरह की हमें पता है कि हर स्पीशी की जो इन्वायरमेंटल रेंज है वो डिफरेंट है। कुछ वार्म वाटर स्पीशीज हैं, वार्म टेम्परेचर में रहना पसंद करेंगी, अगर हम वहां पर टेम्परेचर को कम कर देंगे तो उसको इफेक्ट होगा। कोल्ड वाटर स्पीशीज का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो फिर वो जो है उसकी डेथ हो जाएगी, वो अपना काम सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ठीक है। Any climatic change can shift the ecological balance, benefiting some species while harming others. ठीक है। अब की इफेक्ट्स हमने यहाँ पे देखने हैं। टेम्परेचर चेंज, वार्मर वाटर्स में सपोर्ट वार्म वाटर स्पीशीज बट हार्म कोल्ड वाटर स्पीशीज। अगर पानी जो है वो गर्म हो रहा है, वार्म हो रहा है, तो वार्म वाटर स्पीशीज को तो सपोर्ट करेगा लेकिन कोल्ड वाटर स्पीशीज को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। डिजोल्व ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो हमने बोला था कि जब टेम्परेचर जो है वो हाई होता है तो ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो इंक्रीज्ड ऑर्गेनिक लोड ड्यू टू वार्मिंग रिड्यूसेस डिजोल्व ऑक्सीजन। अगर हम ऑर्गेनिक लोड को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट है वो कम हो जाएगा। फेवरिंग स्पीशीज टॉलरेंट ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल, तो फिर उन स्पीशीज को ही फेवर करेगा जो लो ऑक्सीजन लेवल को टॉलरेट कर पाती हैं, और जिनको हाई ऑक्सीजन डिमांड चाहिए वो उसकी उन फिशेज की यहाँ पे डेथ हो जाएगी। सालिटी फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है उतार चढ़ाव, चेंजिंग जो उसके अंदर आ रही है। शिफ्ट्स इन सालिटी बेनिफिट्स स्पीशीज अडेप्टेड टू न्यू सालिटी लेवल्स व्हाइल डिसएडवांटेजेस दोज दैट आर नॉट। तो क्लाइमेट चेंज देयरफॉर अल्टर्स द स्पीशीज कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक सिस्टम्स। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो फिश के ये सारे प्रोसेसेस को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। Then changes in river and canal ecology. A population significantly alters the ecology of rivers and canals. It eliminates less resistant species, allowing only more tolerant organism to survive. Key points: eutrophication. Eutrophication transforms once productive and visual appealing ecosystem into degraded, unproductive and unattractive water bodies. अगर यूट्रोफिकेशन हो जाएगी तो फिर जो है वो हमारा अच्छा खासा विजुअल अपीलिंग इकोसिस्टम जो है वो अनप्रोडक्टिव, डिग्रेडेड, अनअट्रैक्टिव वाटर बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इन एरियाज विद ईयर राउंड पोल्यूशन मोस्ट फिश एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स कोलैप्स और डाई आउट। ऐसे एरिया जिसमें थ्रू आउट द ईयर जो है वो पोल्यूशन जनरेट होती रहती है, पोल्यूशन उसके अंदर जो है वो रिलीज हम करते रहते हैं, तो उसके अंदर जो फिश या aquatic organism है वो मर जाते हैं। ठीक है। इन सीजनली पोल्यूटेड वाटर्स ओनली शॉर्ट लिव्ड एंड लो वैल्यू स्पीशीज कैन सर्वाइव। ओवरऑल पोल्यूशन रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ aquatic इकोसिस्टम। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो पोल्यूशन है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी को, हमारी जो aquatic इकोसिस्टम की इकोनॉमिक वैल्यू है उसको बहुत रिड्यूस कर रही है, उसको खराब कर रही है। ठीक है। ओके अब जो है वो हमने देखनी है कि पोल्यूशन की फिश की बायोलॉजी के ऊपर क्या इफेक्ट है। फिश जो है की माइग्रेशन, मतलब फिश जो है वो हाईली टॉक्सिक इन्वायरमेंट से लो टॉक्सिक की तरफ माइग्रेट कर जाएगी। फिश की बिहेवियर के ऊपर बहुत इफेक्ट होगा। फिश के ऊपर जो है वो बीमारियां ज्यादा अटैक करेंगी, फिश का लाइफ साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगा। देन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, मतलब इसकी जो रेस्पिरेशन है, एंजाइमेटिक प्रोसेसेस हैं, उसकी जो फोटोसिंथेसिस है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी उसकी जो फिजियोलॉजी के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं वो फिश की वो पोल्यूशन की वजह से खराब होंगे। ठीक है। जेनेटिक इफेक्ट्स, मतलब फिश के अंदर जो है वो कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसरस सेल्स, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, ये सारी चीजें जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। Pollutants may cause a long-ranging genetic effects, that is radioactivity can cause mutations, उनके अंदर उनकी जीन्स के अंदर mutations
होनी शुरू हो जाएंगी, मतलब उनकी जीन्स जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ऑयल्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काज बहुत कार्सिनोजेनिक, ऑयल्स और दूसरे कंपाउंड जो पानी के अंदर रिलीज हो रहे हैं वो जो है वो उनके अंदर कैंसर कॉज कर सकते हैं, म्यूटाजेनिक इफेक्ट्स ऑन फिशेज एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने देखना है कि फिश स्पीशीज कौन कौन सी है पाकिस्तान के अंदर और उनकी एक्वाटिक वेजिटेशन क्या है। तो यहाँ पे 9 ऑर्डर्स हैं और उनकी 20 फैमिली हैं। तो ये आपने ऑर्डर्स, 9 के 9 ऑर्डर्स और कौन सी उनके अंदर कौन सी फैमिलीज हैं उनको अच्छे तरीके से याद करना है। यहाँ पे फिश के जो है वो नेम भी लिखे हुए हैं। ओके, अब हमने देखना है कि पाकिस्तान को फिश की बेस पे हम कितने रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 5 इक्तियो जियोग्राफिक रीजन्स, इसके हम स्टार्ट पे बात करके आए हैं, वो हमने यहाँ पे देखना है कि 5 रीजन्स को हम किस बेस पे जो है वो डिवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान को 5 रीजन्स में। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन। दिस रीजन कंप्राइजेस द नॉर्दर्न माउंटेनस एरिया ऑफ पाकिस्तान एंड कश्मीर अबव 1500 मीटर अल्टीट्यूड। इट इंक्लूड्स द नॉर्दर्न एरियाज, इसके अंदर जो है वो नॉर्दर्न एरियाज आ जाएंगे, गिलगित, दाइमर, स्कर्दू and upper parts of Chitral, Swat, Kagan valleys. The fish fauna is predominantly High Asian, Central Asian, and mainly comprises the snow trouts, loads and catfish genus of Glyptosternum. अब इसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से रीजन्स आ रहे हैं। ठीक है, और इसका जो प्रीडोमिनेंट फाना कौन सा है, कौन सी मछलियां जो है वो इस एरिया के अंदर पाई जाएंगी। स्नो ट्राउट्स हैं, लोड्स हैं एंड कैटफिश जीनस की मछलियां जो है इसके अंदर पाई जाएंगी नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन के अंदर। देन आ जाता है हमारे पास रेगिस्तान रीजन। रेगिस्तान रीजन, दिस रीजन वाज प्रीवियसली नेम्ड एज नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेनस रीजन। पुराना नाम इसका क्या था, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेनस रीजन। इट इज रीनेम्ड एज यागिस्तान रीजन आफ्टर द ओल्ड ट्राइबल नेम ऑफ दिस एरिया। दिस एरिया इज बिटवीन 1000 टू 1500 मीटर अल्टीट्यूड, मतलब इसका जो अल्टीट्यूड है वो 1000 से 1500 मीटर तक है। इट इज बॉर्डर्ड बाय कोहे सफेद रेंज इन द नॉर्थ, और इसके बॉर्डर के ऊपर जो है वो कौन से एरियाज प्रेजेंट है, कोई सफेद रेंज प्रेजेंट है, सुलेमान रेंज ईस्ट में प्रेजेंट है, एंड मारी बुख्ती हिल्स जो है वो साउथ एंड सेंट्रल, ब्रूही रेंज साउथ वेस्ट के अंदर। मतलब उसकी पूरी बाउंड्री के बारे में हमने बता दिया कि ईस्ट वेस्ट और साउथ वेस्ट वाली एरियाज के अंदर जो है वो कौन से एरिया प्रेजेंट है। इन द नॉर्थ वेस्ट इट एक्सटेंड्स अप टू अफगानिस्तान एरियाज। नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो है अफगानिस्तान एरियाज के तक फैली हुई है, ड्रेन बाय द रिवर्स करम, टोची, गोमल एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब फिश फाना इसके अंदर कौन सा है, द फिश फाना इज अ मिक्सचर ऑफ साउथ एशियन, हाई एशियन एंड वेस्ट एशियन फॉर्म्स, बट साउथ एशियन फॉर्म प्रीडोमिनेंट्स। साउथ एशियन, हाई एशियन एंड वेस्ट एशियन फाना इसके अंदर प्रीडोमिनेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा फाना इसके अंदर साउथ एशियन होगा। ठीक है, फाना मतलब एनिमल्स। देन आता है हमारे पास एबासीन रीजन। दिस इंक्लूड्स द साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मालाकंद डिवीजन। मालाकंद डिवीजन के जो साउदर्न पार्ट्स हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे। द वेल ऑफ पिशावर, सब माउंटेनियस हजारा, एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ द पंजाब एंड कश्मीर, नॉर्थ ऑफ द सफेद को एंड काला चिट्टा रेंज। तो ये सारे वो वाले एरियाज लिखे हुए हैं जिसको देख के आपको पता चलेगा हम कौन से रीजन में है, अबासीन रीजन के अंदर फॉल कर रहे हैं। इट एक्सटेंड्स इनटू साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ड्रेन बाय रिवर काबुल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द अब फिश फाना इसके अंदर कौन सा है, साउथ एशियन, बट सम हाई एशियन फॉर्म्स आर आल्सो फाउंड। साउथ एशियन फाना इसके अंदर प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन हाई एशियन फॉर्म भी इसके अंदर पाई जाती है। ठीक हो गया। देन आता है हमारे पास मेहरान रीजन। इट वाज प्रीवियसली नेम्ड एज अ इंडस प्लेन रीजन। ये भी आपने याद रखना है कि मेहरान रीजन को पहले इंडस प्लेन रीजन के नाम से जाना जाता था। इट कंप्राइजेस द इंडस प्लेन एंड ज्वाइनिंग हिल्स, दैट इज कोहार्ट हिल्स, द साल्ट रेंज एंड पोटवार प्लेट्यू इन द नॉर्थ एंड सिंध बलोचिस्तान हिल्स इन द साउथ वेस्ट। मतलब यहाँ पे एरियाज बताए हुए हैं कि वेस्ट साउथ वेस्ट वाले एरिया पे कौन से एरियाज मौजूद हैं, नॉर्थ वाली साइड पे कौन सी हमारे पास एरियाज मौजूद हैं। तो इसके हिसाब से हमने इसको याद करना है। द फाना ऑफ दिस रीजन इज साउथ एशियन एक्सेप्ट अ फ्यू वेस्ट एशियन फॉर्म्स, रेयरली जीनस स्काइजोथोरेक्स में आल्सो बी फाउंड। तो इसके अंदर आपने देखना है कि फिश का कौन सा जीनस पाया जाता है। ठीक है, देन आता है हमारे पास गेड्रोशियन रीजन। This region comprises Balochistan Plateau, west of central Brohi and Hala Ranges. The northern part of this range is drained by the river of Lora and Mashkal. अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो इस एरिया का, इस रीजन का नॉर्दर्न पार्ट है उसको
कौन से रिवर्स ड्रेन करते हैं, ठीक है, लोरा एंड मार्शल विच एंड इनटू सार्ट लेक्स ऑफ हेमनोई मार्शल रिस्पेक्टिवली। और जो इसका साउदर्न पार्ट है ऑफ द रेंज इज ड्रेन बाय द रिवर्स हिंगोल, दस्ट एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है ऐसे रिवर्स या फिर लेक्स जो लार्जर लेक्स के अंदर जो है वो ड्रेन ऑन होते हैं, उसकी तरफ जो है फ्लो करते हैं, विच फॉल इनटू अरेबियन सी। अरेबियन सी के अंदर जो है ये फॉल करेंगे। इसके अंदर जो फिश फाना है वो क्या है, इज अ मिक्सचर ऑफ वेस्ट एशियन एंड साउथ एशियन फॉर्म। इसके अंदर वेस्ट एशियन एंड साउथ एशियन फॉर्म का फाना जो है वो पाया जाएगा गेड्रोशियन रीजन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो 5 रीजन्स को स्टडी कर लिया। इसको याद करने का तरीका ये है कि आपने इसके अंदर देखना है कि जो ये रीजन है उसके नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ के अंदर कौन से एरियाज हैं और कौन से रिवर्स जो इसको ड्रेन कर रहे हैं, इसके अंदर जो फाना है वो कौन सा है, ठीक है। देन हमने देखना है फिश स्पीशीज और एक्वेटिक वेजिटेशन के फिश की स्पीशीज कौन सी हैं और जो एक्वेटिक वेजिटेशन है वो कौन से यूज कर रही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर फिशेज पंजाब की फ्रेश वाटर सॉरी पंजाब की फिशेज यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे फैमिली का नेम है, ठीक है, यहाँ पे साइंटिफिक नेम है और यहाँ पे कॉमन नेम लिखा हुआ है जो कि आपने याद करना है अच्छे तरीके से। ओके, ये सारी फिश की स्पीशीज को आपने याद करना है। देन क्वेटिक वेजिटेशन मतलब किस तरह की वेजिटेशन या फूड जो है वो यूज कर रही हैं फिश पानी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सारी वेजिटेशन के नेम लिखे हुए हैं, लोकल नेम, और ये हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नेम है, ये भी आपने याद करने हैं, ठीक है। जैसे एलिगेटर वीड है, ब्लेडर वॉर्ट है, कॉमन कॉर्नटेल, कॉमन रीड, कर्ली लीफ पॉन्ड वीड, डक वीड है। उसके बाद आता है हमारे पास ईल ग्रास, रेशन वाटर, मिल्फ ऑयल। ये सारी की सारी फिश की जो है वो फूड है, एक्वेटिक वेजिटेशन है, और इसको आपने लोकल नेम्स विद साइंटिफिक नेम्स याद करना है। देन आता है हमारे पास प्लांक्टोन्स, जिसका जिक्र हम बार बार करते आए हैं कि ये हमारे पास ड्रिफ्टेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, फिशेस के ऊपर जो है वो फीड करती है। जो फर्टिलाइजर्स हम अप्लाई करते हैं वो इन प्लांक्टोन्स की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। प्लांक्टोन्स आर टाइनी ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट फ्लोट और स्विम वीकली इन वाटर। ये पानी की लहरों के साथ ही मूव करते हैं, खुद से मूव नहीं कर पाते। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एक्वेटिक फूड चेन्स स्पेशली फॉर फिश। ये जो है वो फिश के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी टाइप्स में फाइटोप्लैंक्टोन्स एंड जू प्लैंक्टोन्स है। फाइटोप्लैंक्टोन्स वो जो प्लांट प्लैंक्टोन्स होते हैं, ठीक है, और जू प्लैंक्टोन्स वो जो एनिमल प्लैंक्टोन्स होते हैं, ठीक हो गया। देन इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, प्राइमरी फूड सोर्स फॉर नियरली ऑल फ्रेश वाटर एंड मैरीन ऑर्गेनिजम्स। मैरीन ऑर्गेनिज्म और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म के लिए प्राइमरी फूड सोर्स है, एसेंशियल फॉर फिश सर्वाइवल एंड ग्रोथ। फिश की सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। अडेप्टेशंस फॉर फ्लोटेशन, ऑयल ड्रॉपलेट्स, गैस बबल्स, उसके बाद जेलेटेनियस बॉडीज रिड्यूस वेट, स्पाइंस, हॉर्न्स एंड एलोंगेटेड शेप्स, इंक्रीज सरफेस एरिया एंड स्लो सिंकिंग, ठीक हो गया। कॉमन फ्रेश वाटर प्लैंक्टन इन पंजाब। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉमन फ्रेश वाटर प्लैंक्टन्स लिखे हुए हैं, ये भी आपने जो है वो याद करने हैं कि पंजाब के अंदर फ्रेश वाटर की कौन सी स्पीशीज जो है वो सॉरी प्लैंक्टन की कौन सी स्पीशीज फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद है, ठीक है। प्लैंक्टन आर क्रूशियल टू मेंटेनिंग द हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, अब यहाँ पे हमने देखना है कि कॉमनली फाउंड फिशेज कार्निवोरस फिशेज। पाकिस्तान के अंदर जो है वो कॉमनली फाउंड कार्निवोरस फिशेज कौन से, कार्निवोरस फिश वो जो मीट के ऊपर फीड करती हैं, ठीक है। चन्ना मेरुलियस, वलेगो आटो, स्प्रेटा सर्वरी, रिता रिता, नोटाप्टेरस, बगेरियस बगेरियस, ठीक है। यहाँ पे उसके साइंटिफिक नेम्स लिखे हुए हैं, ये जो है उसके कॉमन नेम्स हैं, ठीक है, ये आपने याद करने हैं। उसके बाद हर्बीवोरस फिशेज में आती है हमारे पास लेबियो कल्बासो, लेबियो गोनियस, लेबियो डेरो, लेबियो मतलब टोर्की फिश, स्ट्राइनस रेबा एंड टिलापिया मोजाम्बिकस। तो ये आपने इसके साइंटिफिक नेम्स भी याद रखने हैं और इसकी जो है वो कॉमन नेम्स भी याद करने हैं। देन कल्चरेबल फिशेस के अंदर लेबियो रोहिटा, कैटला कैटा, स्ट्राइनस मृगाला, किप्रिना स्कारपियो, टिनोफेरन, गोरन आइडिला एंड हाइपोफ्थैल्मिक्टिस मोलिट्रिक्स। ये आपने फिशेस जो है वो याद रखनी है। ये हर्बीवोरस फिश है जो प्लांट के ऊपर फीड करती हैं, और ये जो है वो कल्चरेबल फिशेस को हम इजिली जो है वो कल्चर करवा सकते हैं। ओके, अब हमने अपना ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना है। ड्यूरिंग विच मंथ डू कार्प फिशेस लाइक रहू, मृगल एंड थैला असेंड स्ट्रीम्स एंड ले एग्स। किस मंथ के अंदर जो है वो ये मछलियां ऊपर मतलब स्ट्रीम्स के ऊपर आती हैं, शैलो वाटर में आती है और अंडे देती हैं। जनवरी, फरवरी, जून एंड जुलाई, मार्च एंड अप्रैल, अगस्त एंड सितंबर, जून एंड जुलाई, ठीक हो गया। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवर फिशरी मेंशन्ड इन द टेक्स्ट? यूनिफॉर्म डेप्थ, विड्थ एंड स्पीड ऑफ वाटर, कांस्टेंट
temperature, great variation of depth, width, and speed of water, and absence of natural enemies. Great variation of depth, width, and speed of water. Why is the life of fish more difficult in canals as compared to rivers? तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि कैनाल्स के अंदर जो मछलियों की जिंदगी है वो रिवर्स की निस्बत ज्यादा मुश्किल क्यों है? कैनाल्स हैव मोर फूड फॉर फिश, कैनाल्स आर लेस prone to drying up, या कैनाल्स आर almost drained of at least twice in a year, कैनाल्स have fewer natural enemies. कैनाल्स आर almost drained of at least twice in a year, एक साल में हम 2 दफा उसको ड्रेन करते हैं जिसकी वजह से हमारी मछलियों की जो वो डेथ हो जाती है. What is the name of the big lake in district Jhelum reputed for marsh hare and common carp? मांचर लेक, मंगला लेक, हब लेक या फिर हेजली लेक? मंगला लेक. Then what is the primary purpose of the small dams in Pakistan? Hydroelectric power generation, irrigation and water supply, food, flood control and recreation, all of the above. सारे functions होते हैं small dams के पाकिस्तान के अंदर. Which of the following small dams is located in the Karachi district of Sindh and the Lasbela district of Balochistan? कानपुर डैम, हब डैम, मिरानी डैम या फिर वारसक डैम? तो हब डैम. ये सारे जो है वो स्मॉल डैम जो हमने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पढ़े हैं वहां से एमसीक्यूज जो है वो आ रहे हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द डैम लोकेटेड इन द जामशोरो डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस? द्रावत डैम, उसके बाद सबकजाई डैम, गुलपर डैम या फिर सतपारा डैम? द्रावत डैम. What is the recommended water supply rate for incubating eggs in the circular tank? 10 to 15 liters per minute, 22 to 25 liters per minute, 30 to 35 liters per minute, 40 to 45 liters per minute. तो 22 to 25 liters per minute जो हमने सर्कुलर टैंक के अंदर पानी की सप्लाई को चेक करना है. When should feeding of fry with artificial feed start? हमने जो है वो फ्राई को आर्टिफिशियल फीड पे कब लगाना है? इमीडिएटली आफ्टर स्टॉकिंग, 5 to 7 days after stocking, 10 to 14 days after stocking, 20 to 25 days after stocking, 10 to 14 days after stocking. Which type of fish reproduction involves the male swimming by and by spraying semen around the area where eggs are laid? Egg depositing, egg scattering, mouth brooding या फिर nest building? तो आपको पता है ये जो स्टेटमेंट है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है? egg scattering की. What measures can be taken to mitigate the effects of water pollution on fish populations? Establishment of ice factories, improve drainage and transportation fish, ensure pure water and sanitation facility, all of the above. Why is it important to protect fish habitats and reduce overfishing? To increase fish production, to conserve biodiversity, to improve fish marketing systems, to reduce fish consumption, to conserve biodiversity. Which fish species are most vulnerable to water pollution? Species that are tolerant to pollution, species that are sensitive to pollution, species that are migratory, species that are carnivorous. ऐसी फिशेज जो काफी सेंसिटिव है पोल्यूशन के, उनको ज्यादा खतरा होता है उनकी डेथ का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ लाइफ बैरियर फिश स्पीशी? लाइफ बैरियर फिश स्पीशी के अंदर कौन से आ जाएंगी? गुप्पी, गोल्ड फिश, कोई या फिर क्लाउन फिश? गुप्पी फिश इज लाइफ बैरियर फिश स्पीशी. बेयर, सॉरी. व्हाट इज द recommended stocking rate for brood fish in a pond? 200 to 300 kilogram kgs per acre, 400 to 500 kgs per acre, 600 to 700 या 800 to 900? The correct option is B, 400 to 500 kgs per acre. Okay. Throughout वीडियो आपने हर एमसीक्यू जो है वो मार्क करना होता है. ठीक है, ये 15 एमसीक्यूज तो एज अ डेमो जो है वो आपको बताए जाते हैं कि इस किस्म के एमसीक्यू इसके अंदर से बनकर आ सकते हैं. ईच एंड एवरीथिंग को आपने जो है वो नोट डाउन करना होता है और इसकी जो प्रिपरेशन है वो आपने अच्छी रखनी है. जितनी भी टर्म्स हमने इसके अंदर पढ़ी हैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.